नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई का मॉडल पेपर। यानी यूपीएसआई की आप बात करो या जो है थोड़ा सा और इजी लेवल ले जाओ, यूपीपीपी की बात करो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये बेस्ड है यूपीएसआई पर। जैसे क्वेश्चन बनते हैं या सीपीएसआई में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे कोशिश की गई है कि उसी लेवल के क्वेश्चन को रखा जाए। हाँ, डीआई की क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये भी है, जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं है कि हर बार वो यूपीएसआई में आते हैं। मीन्स ये हुआ कि ये मॉडल पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, चाहे वो अर्थमेटिक की बात करेंगे या एडवांस की बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चन कोशिश की गई है इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन को और अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं। बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा स्क्रीन पर। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड है और या इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। आज हम लोग जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो मॉडरेट रख रहे हैं, ना बहुत इजी होगा ना बहुत टफ होगा, आसान वाले होंगे। आप लोग बताओ, x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3। ओके, तो 2x क्यूब प्लस 6 माइनस 6x का मान आप लोग बताना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू दिया और एक टर्म्स यूज हो रहा है x का क्यूब। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये डेफिनेट अगर x की वैल्यू गिवन है, x का क्यूब फाइंड करना है तो डेफिनेट आप लोगों को क्यूब करना पड़ेगा। तो ओके, कैसे करोगे आप लोग भाई? ये जो इक्वेशन दिया है, यानी दिया क्या गया है, x इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा भाई आप लोग, 2 की पावर 1/3 प्लस कितना 2 की पावर माइनस 1/3। यहां आप लोग बेसिक की भी बात करें, बोथ साइड क्यूब करते हैं, यानी बोथ साइड हम अगर इसको क्यूब करें, अभी बेसिक से ध्यान दीजिए, कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा भाई, x का क्यूब हो जाएगा। और सबको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये सबको कंफर्म है, a का क्यूब होता प्लस b का क्यूब होगा और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले की बात करें या अलजेब्रा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनमें आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो चलिए आगे कैसे रिलेट करेंगे भाई, इसको a मान लो और ये क्या हुआ, ये b मान लो। तो a का क्यूब का मतलब 2 की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये डायरेक्टली वैल्यू लिखो भाई। यहां 2 की पावर 1/3 का मतलब देखो 2 की पावर 1/3, a की पावर m की पावर n, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, डायरेक्टली 2 मान लो। a का क्यूब, b का क्यूब का मतलब क्या हुआ, माइनस 1/3 का मतलब 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा ना। और प्लस 3a का मतलब कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, 2 की पावर 1/3, चलो लिख दे रहे हैं। और b मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर माइनस 1/3 और ब्रैकेट में यही होगा 2 की पावर 1/3 प्लस माइनस 1/3, यानी इसकी जगह पर x लिख दो। आप लोग बहुत बार सॉल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। जब भी हम ओपन करते हैं इसको, a का क्यूब डायरेक्टली लिख दो, b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब इसी की वैल्यू क्या है, ये x है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, x यहां पुट कर देते हैं ना। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई, देखो यहां से अगर बेस इक्वल होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर ध्यान दो 1/3 और माइनस 1/3 का मतलब 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हुआ। तो इट मीन्स यहां से क्या हो गया भाई, 3x हो गया। यहां से ध्यान समझोगे, ये कितना हो गया 2, और 2 की पावर किसी की पावर माइनस में अगर होता है तो हम क्या करते हैं, वो 1 अपॉन वो चीजें x में यानी डिनोमिनेटर में चली जाती है ना। तो बिल्कुल आप लोग क्या करोगे भाई, ये कैसे हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हुआ, यानी 1/2 की पावर 1 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। हम क्या बोल सकते हैं, ये 5/2 हो गया भाई। तो इक्वल टू कितना, x का क्यूब। ध्यान दीजिएगा हमें, अच्छा x क्यूब तो निकल आया, लेकिन x के साथ देखो यहाँ पे 6x भी है, यानी ध्यान दीजिए x वाला एक तरफ रखो, क्या हो जाए, x का क्यूब माइनस का 3x हो गया और इसकी वैल्यू 5/2 हो गई ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2x क्यूब और माइनस का 6x, मतलब इसी का डबल चाहिए। आप इसका डबल कर दो, डबल करोगे क्या हो जाएगा भाई, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। यहां से 6x और डबल करोगे तो बोथ साइड करोगे ना, यहां भी कर दोगे तो 5, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को x की वैल्यू दिया होगा इस फॉर्मेट में और आप लोगों को बोलेगा 2x क्यूब या समथिंग x क्यूब करके कुछ ऐड किया जाएगा।
तो ऐड किया जाएगा मतलब जैसे ही क्यूब आप लोग करोगे तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर दिखाई देने लगेगा भाई कि क्यूब करने के बाद जो एक्स वाला टर्म्स होगा इस बार इधर आएगा, उसी से रिलेट होके कोई ना कोई आंसर जरूर बनेगा। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा तो बिल्कुल भाई एक बार लाइक जरूर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बताइए। चलिए अब हम लोग भारतीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड कप स्टार्ट है, सबको पता भाई, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आप लोग देखते भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखो कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के सभी 11 प्लेयर्स का एवरेज वेट कितना है, 50 किलोग्राम, यानी काफी हल्के हैं, बहुत जो है भारी नहीं है। पहले सबसे 6 हल्के वजन वाले खिलाड़ी है। हल्के वजन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग किसको ले लो, अपने भाई युजवेंद्र चहल को ले लो, उनकी बात की जाए, उन्हीं के टाइप वालों का एवरेज 49 है। और किसकी बात की जाए, और सबसे हैवी खिलाड़ी यानी भारी खिलाड़ी की हम बात करें, भारी खिलाड़ी का मतलब मोहम्मद शमी हुआ, और जो है इन सब जैसे खिलाड़ियों की बात करें तो ये 52 है। जब सभी 11 खिलाड़ियों को बढ़ते या घटते वजन में व्यवस्थित करें तो खिलाड़ियों की सूची में 6ठे स्थान पर आने वाले, कहने का मतलब हुआ टोटल 11 प्लेयर है। इसका मतलब ये ध्यान दो, यानी 11 प्लेयर का एवरेज कितना दिया है, 50 kg दिया है। और पहले जो जिनका सबसे कम वेट है, सबसे कम भार यानी स्टार्टिंग वाले 6 का एवरेज 49 दिया है, और सबसे ज्यादा हैवी वाले उनका वेट कितना दिया, 52 kg दिया। ध्यान समझिएगा। अब आप लोग कह रहे हैं अगर अरेंज करें तो छठा प्लेयर तो कॉमन है ना भाई, घटते क्रम में भी आएगा और बढ़ते क्रम में भी आएगा, छठा कॉमन होता। तो आप लोग अगर याद हो एक क्वेश्चन लिखते थे, कभी भी ऐसा दिया होगा, अगर ऐसा कहा जाए कि 13 प्लेयर का एवरेज कुछ भी दिया है, मान लो 50 दिया है, तो 13 होगा तो पहले 7 और लास्ट 7, यानी जो इसमें यानी 7वां प्लेयर क्या होगा, कॉमन होगा ना। जैसे यहां 11 का एवरेज दिया है, पहले 6 लास्ट में 6, तो इसका मतलब 6 और 6 12 प्लेयर हो गए और पहले 11 ही थे। तो वो जो कॉमन प्लेयर की बात करेंगे वो कैसे निकालते हो समझिए। अगर आप लोग बेसिक की बात करो, बेसिक से शायद कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, यहां ध्यान समझिएगा, बेसिक अगर करोगे तो शायद ऐसे करते थे भाई, 6 प्लेयर का एवरेज एज 49 है तो 6 × 49 करो, और प्लस जो है यहां पे भारी वाले का 6 × 52 है, 6 × 52 करो, तो कुल मिला के 12 प्लेयर होंगे, इनकी टोटल वेट पता हो गया, इतना हुआ। तो 12 प्लेयर में से वेट में से 11 प्लेयर का वेट लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो कॉमन प्लेयर है यानी 6 प्लेयर का वेट आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, लेकिन ये लेंदी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये लेंदी हो गया। बोलो समझ में आ गया। तो पहले 6 लास्ट के 6 12 प्लेयर हो गए, और 11 प्लेयर ही टोटल है उनका एवरेज दिया है, तो 12 प्लेयर के एवरेज के सम में से 11 प्लेयर के एवरेज का सम घटा दो। और एवरेज का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब एवरेज मींस क्या होगा, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर, यानी अगर सम की बात करोगे तो एवरेज इनटू नंबर। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोलते हैं 6 खिलाड़ियों का औसत 49 किलोग्राम है, तो 6 खिलाड़ियों का टोटल वेट कितना है, तो 6 × 49 है कि नहीं, यानी टोटल वेट का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, तो फिलहाल सॉल्व करिएगा, ऐसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे, ट्रिकी अप्रोच क्या होता। जब भी ऐसे बना होता कि 11 का 50 हुआ, पहले 6 का कुछ दिया है 49 और लास्ट का 6 का दिया 52, तो आप लोग क्या करोगे, जो एक्चुअल एवरेज होता है 50 उसको यहां लिखो। अब देखो पहले 6 का 49 है, तो जो हमारा एक्चुअल है इससे कितना कम है, 1 कम है ना, और जो है नेक्स्ट फर्दर 6 का कितना 52 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इनको आपस में डिफरेंस करो, तो कितना आया भाई, प्लस का मन आया। तो जो डिफरेंस होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 के लिए ही एवरेज से ज्यादा कम है, दोनों के लिए डिफरेंस कर रहे हैं। तो 6 × 1 का मतलब 6, यानी 56 kg सही आंसर है। आप लोग देखोगे उनको सॉल्व करिएगा तो भी आएगा। क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, अगर ट्रिक की बात करें, कभी भी ऐसा दिया होगा 11 प्लेयर का एवरेज दिया, पहले 6 लास्ट में 6, 13 का दिया होगा, पहले 7 लास्ट में 7, 7वें का निकलेगा, 15 का दिया होगा तो पहले 8 लास्ट में 8, 8वें का निकलेगा। क्या करोगे भाई, ध्यान समझिए, जो भी एक्चुअल एवरेज दिया होगा वो, तो पहले जो है जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, पहले का एवरेज 49 कितना कम, -1, दूसरे का एवरेज कितना 52, जो एक्चुअल एवरेज है कितना ज्यादा, +2, इनका डिफरेंस करिए कितना हुआ, +1। जो डिफरेंस आएगा तो जिसकी रिपीटिशन है, यानी 6 का पहले 6 का बाद में, उसी से गुणा कर दो, यानी इतने का एक्चुअल भार का अंतर आएगा। और अंतर का मतलब अगर प्लस में आएगा जोड़ दोगे, माइनस में आएगा तो घटा दोगे, बस आंसर। तो ओरली आप लोग बता सकते हो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। तो बिल्कुल आप लोग जो है एक बार क्या बोले, एक बार जो भी समझ में आओ करिए। चलिए अगला देखिए, इस क्वेश्चन की बात करो, आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जैसे
कि पहले बोल दिया मिल्क और वाटर है, मिल्क निकालते हैं वाटर मिलाते हैं, मिल्क निकालते हैं वाटर मिलाते हैं, रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। या बोल दिया जाए वाइन और वाटर का सॉल्यूशन दिया है, या पहले वाइन है तो एक क्या करता है, लिकर जो है, जो वाइन पीने वाला है वो पहले वाइन निकाल लेता है और वो पानी डाल देता है कि पता ना चले। फिर जो निकालता है वाइन निकालेगा अगली बार तो वाइन पानी दोनों आएगा ना भाई, तो डाइल्यूट थोड़ा सा हो जाएगा, फिर पानी मिला देता है। ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, ये फाइनली बोल दिया जाए, आप लोग देखे होंगे कि वाइन और वाटर की जो क्वांटिटी बचती है उससे क्वेश्चन रिलेट किया जाए। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ वाइन, वाह, और रिप्लेस बाई सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी एक बार 15 चुराएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही अगेन रिपीटेड, अच्छा अगेन बार दोबारा 3 अटेम्प्ट्स, यानी 3 बार ऐसा करने के बाद जो वाइन और वाटर का रेशियो बन गया वो कितना हो गया, दिस टू फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ वाइन इन द दिस। अच्छा आप लोग क्या लिखे थे भाई, जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल यानी वाइन की बात करेंगे तो क्या बनता भाई, ध्यान समझिएगा, ए 1 माइनस बी अपॉन ए, बी का मतलब और डिवाइड बाई एन, बी का मतलब रिप्लेस, ये फॉर्मूला लिखा होता ना, और एन का मतलब टोटल टाइम्स कितनी बार करेगा, ए का मतलब टोटल क्वांटिटी जितनी रही होगी। तो ये रेशियो की अगर हम बात करें ये भी हुआ, तो रिमेनिंग डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी यानी एक्चुअल जिसकी बात करेंगे ये फॉर्मूला है। दूसरा तरीका ये हुआ, जब भी यहां पे यानी किसी चीज को रिप्लेसमेंट के बाद फाइनल, यानी फाइनल जो है, जो पहले एक्चुअल क्वांटिटी थी और जो जिनमें से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उनका रेशियो अगर जो बचता है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी यहां रेशियो आता है, कितनी बार ये चीजें प्रोसेस की गई, 3 बार, तो अगर 3 बार किया गया तो जो पहला ये होगा डेफिनेट क्यूब बनेगा, किसी न किसी का क्यूब डेफिनेट होगा, ऐसा बनाया ही गया होगा। अगर 2 बार प्रोसेस होगा तो ये स्क्वायर बनेगा, 4 टाइम्स प्रोसेस होगा तो उसकी पावर 4 होगी। तो ध्यान समझिए, हम लोग क्या करेंगे, ये वाइन है 343 है कि नहीं, और ये जो वाटर है यानी पहले वाइन और वाटर दोनों मिक्सचर रहा होगा ना, तो वाइन में यानी 343 में 169 जोड़ोगे तो इसको ऐड करेंगे कितना, 512। तो हम ये समझेंगे ये वाइन था, वाइन के प्लेस पर क्या ले लिया, वाटर ने ले लिया, पहले तो मिक्सचर रहा होगा ना, पहले वाइन का ही मिक्सचर था, तो बाद में जो है वाटर से रिप्लेस करते करते क्या हुआ, वो जो है वाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया ना। तो पहले ये वाइन बचा और ये वाटर था, तो वाटर को वाइन में ऐड करेंगे, टोटल मिक्सचर 3 बार प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका क्यूब रूट निकालो, ध्यान समझिएगा, 3 बार करेंगे क्यूब रूट निकालो, कितना हुआ भाई 7 हुआ, और ये कितना हुआ 8 हुआ। ध्यान समझिएगा, ये वाइन 7 हुआ और पहले ये टोटल क्वांटिटी थी, तो दोनों का जो डिफरेंस है यानी जितना हम निकाल रहे जो रिप्लेसमेंट है उसकी वैल्यू दिया है 15 लीटर। तो 7 और 8 का डिफरेंस 1 की वैल्यू कितना, 15 लीटर। टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे हम क्या करेंगे, 8 इंटू 15 यानी 15 8 120 लीटर, ये सही आंसर यानी 120 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान समझिएगा, इस वाले फॉर्मूले से लगाओगे 3-4 तरीके हैं भाई, ये फॉर्मूला भी है रिमेनिंग अपॉन इनिशियल, ये फॉर्मूला, और दूसरा जब भी 2 या 3 बार रिपीट किया जाएगा उसके बाद फाइनल जिसकी बचेगी, 3 बार रिपीट किया जाएगा तो जो पहला होगा वो क्यूब बनेगा, क्यूब बनेगा तो इनको जोड़ के क्यूब निकाल लीजिएगा, वो टोटल क्वांटिटी है। अब ऐसे समझिए भाई, कंटेनर में वाइन भरा था, वाइन अगर भरा था तो हमने वाइन निकाला, वाटर रिप्लेस किया, जितना निकाला उतना ही रिप्लेस किया, वाइन निकाला वाटर रिप्लेस किया, क्वांटिटी तो उतना ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिमेनिंग वाइन और ये वाटर होगा तो क्वांटिटी की बात करेंगे टोटल हो जाएगा, तो इसलिए हमने रेशियो में जोड़ दिया, 3 बार प्रोसेस किया, क्यूब रूट किया, क्यों किया इसी से भी रिलेट कर लेंगे। तो फिलहाल इसको डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, जितनी बार रिपीट किया जाएगा वो करने के बाद उनके डिफरेंस की वैल्यू ये जितना रिप्लेस करेंगे, और ये 8 निकालोगे टोटल क्वांटिटी, 7 निकालोगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन आ जाएगा। आई होप किसी को डाउट इसमें नहीं होगा, अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो ही समझ में आ रहा होगा। ये आज प्रैक्टिस क्लास है, मतलब इसमें हम जो है बहुत ट्रिक डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब बहुत जो है बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि जो है हम ऐसे मॉडरेट लेकर ट्रिक और बेसिक दोनों को आपस में रिलेट करके चल रहे हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कंफ्यूजन उसी को नहीं होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं भाई तो उनको कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, होगा बिल्कुल, वो पढ़ के आएंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग जो है थोड़ा सा टाइम को सेव करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। पढ़िए ध्यान से। तो जैसे ये ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे जो है अर्जुन का निशाना जो है मछली की आंख पे था, वैसे जो है अभी जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करो तो बिल्कुल आप लोग जो है माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बाकी चीज़ें सब चलती रहेंगी लाइफ में। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर 4 सेक्शन ABCD टुगेदर, मतलब ABCD 4 सेक्शन का इनका एवरेज मार्क्स भाई कितना है 60%। द एवरेज मार्क्स ऑफ ABC एंड D, ये D है,
individually are 45%, 50%, 72%, or 80% respectively. If average marks of the student of section A and B together, A और B का 48%, B और C का एक साथ 60% दिया है, what is the average ratio of A and D? Okay. आप लोग ध्यान दो, हमने आप लोग बताया था मिक्सचर एलिगेशन 2 से 3 क्लासेस डिस्कस किया। मिक्सचर एलिगेशन जो है एक तरीके से गोल्डन प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी चैप्टर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जो है क्वांट्स की बात करो, चाहे आप लोग बोलो परसेंटेज सॉल्व करना है, या जो है क्या और भाई प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करना है, एवरेज सॉल्व करना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस एवरेज वाले इनमें जरूरत से यानी किससे मिक्सचर एलिगेशन से रिलेट होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमें ए और डी का नंबर निकालना है। ध्यान दीजिए, आप लोग पता है नंबर की अगर हम बात करें, ए और डी की बात करें, अगर हमें पता है ए में जितने स्टूडेंट हैं उनका चाहे मार्क्स पता हो, वेट पता हो या एज पता हो, डी में जितने स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स, एज, वेट पता हो, और ओवरऑल यदि एवरेज ए और डी का मार्क्स, एज और वेट पता हो, तो रेशियो किसका निकलता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकलता है, ये कंफर्म है। तो इसको ध्यान से कंसंट्रेट करिए। देखो एक लाइन समझिएगा, बी और सी का, एबीसीडी का एवरेज 60% है, मतलब एबीसी ने टोटल एवरेज मार्क्स 60% गेट किया, और बी और सी ने 60% गेट किया। एबीसी ने 60% गेट किया, बी और सी ने भी 60% गेट किया। इसका मतलब डेफिनेट बचा क्या भाई? ए और डी बचा। ए और डी का एवरेज मार्क्स 60% होगा भाई। जब चारों का सेक्शन का 60% है, मैं ए और एबीसीडी का और बी और सी का 60% एवरेज है, तो बाकी जो बचेगा यानी 2 और बचे उसका भी तो एवरेज वही होगा। चेक कर लो, मतलब ये कह रहे हैं भाई 4 का एवरेज अगर 60 है और 2 का भी एवरेज 60 है, तो बाकी जो 2 बचेगा उसका भी एवरेज 60 होगा ना, तभी तो आंसर आएगा। बोलोगे यस सर। तो ए में ए का जो है इंडिविजुअल परसेंटेज मार्क्स कितना है? ए का 45% है, डी का इंडिविजुअल कितना है भाई? 80% है। इसका मतलब ए का इंडिविजुअल परसेंटेज मार्क्स कितना है? 45 और डी का 80, और ए और डी का एवरेज कितना? 60। तो जो रेशियो निकलेगा 80 - 60 यहां 20 और ये 15, यहां से 4:3 क्या निकलेगा? ये नंबर ऑफ ए और डी में स्टूडेंट का ही तो निकलेगा, नंबर का रेशियो निकलता है और नंबर ही पूछा जा रहा। 4:3 आंसर एक लाइन का है। बस आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे पहले से तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं हो। एक लाइन का आंसर है भाई। देखो क्वेश्चन ध्यान से सब पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ हमें जो है ओपन माइंड समझना है कि हमें क्या मेथड को अप्लाई करें पढ़ने के बाद जो आसान बन जाए। और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के बाद हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं, यानी क्या सॉल्व करना हमें। मतलब ये नहीं कि पहले जो जैसा पढ़ा पूरा गाथा लिखते जाए, नहीं भाई। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, और सबसे पहले फाइंड वाला जरूर पढ़िए। मतलब यानी जहां से आप लोगों को आंसर फाइंड करना है, जो निकालना है वो चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। मतलब हमें जो निकालना है हम उसको निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो ध्यान देंगे, ये नहीं कि पूरा गाथा ध्यान देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बी 4:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दिस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं। ओके पार्टनरशिप, बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन रिलेट किए होंगे भाई, ओरली बता सकते हैं। ए ने कह रहा है, ए ने रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया 52,000। वाह, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, गलत है भाई लैंग्वेज। ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹52,000। आफ्टर 4 months बी ज्वाइन हिम विद द ₹39,000। एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट बी रिसीव टोटल 20,000 including 25% on the profit as a commission for managing the business. What is the amount received by A? कितना आसान है भाई। करा कि ए 52,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 4 महीने बाद बी कितना 39,000 रुपए के साथ शामिल हो गया, और जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें बी को कितना मिला? 20,000 रुपए मिला, और 20,000 में बी का 25% कमीशन था मैनेजिंग द बिजनेस। कमीशन का मतलब समझते क्या होता भाई? जैसे एक वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो मैनेजिंग द बिजनेस का मतलब वो वर्किंग पार्टनर रहा होगा। वर्किंग पार्टनर का मतलब है कि भाई 2 लोग अगर पार्टनर हैं, पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसा लगा के छोड़ दे रहा है, दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो पैसा लगाने के बाद काम भी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है।
दिन रात मेहनत कर रहा, बिजनेस ग्रो हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? जो मेहनत कर रहा है। तो उसी को बोल दिया गया भाई जो मेहनत करेगा उसको कमीशन अलग से दिया जाएगा, कुल प्रॉफिट का अलग से दे दिया जाएगा। पहले भैया इतना तुम्हारा बिजनेस मैनेज करने के लिए, उसके बाद हम जितना लगाए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका कहने का मतलब यही है। चलो ध्यान समझिएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग करोगे सबसे पहले ए 52,000 ना, और बी कितना इन्वेस्ट किया? 39,000। देखो 1000 दोनों में कोई मतलब है नहीं। और ये स्टार्ट किया 12 महीने के लिए, 1 साल बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 8 महीने के लिए। अगर यहां 1000 लिखते भी भाई, तो 1000 लिखते जब रेशियो निकालना तो कट जाता ना। मतलब ए 52,000 12 मंथ्स के लिए, बी 39,000 रुपए 8 महीने के लिए बिजनेस में लगाया। अच्छा, बिजनेस में लगाया तो हमें पता है ए का इन्वेस्टमेंट इनटू ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इनटू बी का टाइम ही क्या होगा? उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये उसमें पार्टनरशिप में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया भाई, फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान समझिए, बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 13 3 39, 13 चौका 52, 3 3 कैंसिल हुआ, 2 दूना 4। इसका मतलब भैया साफ साफ दिख रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो है, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी ए और बी में प्रॉफिट 2:1 के अनुपात में बंटना चाहिए, और जो बंटना चाहिए बटेगा भी। और कह रहा है कि भाई जो प्रॉफिट बटा उसमें बी को कितना मिला? बी को 20,000 रुपए मिला, और बी को क्या? 25% कमीशन मिला। इसका मतलब अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा, ध्यान समझिएगा, अगर 100 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो उसमें अगर बी को 25% पहले ही मिल गया, ध्यान समझिए, अगर बी को 25% पहले मिल गया, यानी किस फॉर्म में? कमीशन के फॉर्म में, यानी इसका मतलब हुआ जो 75% प्रॉफिट है वो किस में बटेगा? शेयर के रेशियो में बटेगा ना। तो कमीशन पहले ही कुल प्रॉफिट का बढ़ जाता है, बाकी जो बचता है कमीशन के बाद वो उनके शेयर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिलहाल प्रॉफिट का रेशियो ये है। इसका मतलब 25 रुपए बी को पहले मिल गया, अब उसके बाद 75 में ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में? 2 और 1 में होगा। तो यानी 3 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 25, 2 की वैल्यू 50, और बी के मतलब ये 25। 75 रुपए में 2 और 1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए को 50 रुपए मिला और बी को 25 रुपए मिले, और बी को 25 रुपए पहले कमीशन, यानी दोनों का प्रॉफिट बराबर है भाई ये भी तो हुआ 25 यहां पे कमीशन और 25 यहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया था, कम पैसा लगाया था लेकिन मेहनत ज्यादा कर दिया, कमीशन मिल गया, इसीलिए उससे प्रॉफिट ज्यादा मिल गया। तो 25 25 50 बी का कुल प्रॉफिट हुआ, ए का प्रॉफिट कुल 50 हुआ, दोनों को बराबर प्रॉफिट हुआ। पूछा क्या जरा भाई? टोटल ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? भाई ए को व्हाट अमाउंट डिड ए रिसीव। वाह क्या बात है, यानी ए को कितना प्रॉफिट मिला? भाई ओरली बात है, 50-50% प्रॉफिट मिला, यानी ए को भी 20,000 रुपए लाभ मिला। बिल्कुल सही आंसर है 20,000। अगर हम किसकी बात करें? ए की बात करें, कुल प्रॉफिट की बात करेंगे क्या होगा भाई? 20,000 ए का, 20,000 बी का, कुल प्रॉफिट कितना? 40,000। बिल्कुल सही आंसर है। किसी को डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए और बोलिए यस सर समझ में नहीं आ रहा। कमेंट भाई देखो, कमेंट पढ़ेंगे लेकिन अभी क्वेश्चन के टाइम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा हमने कहा ना जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ये फॉर्मूला बनाने वाला देखोगे, ये MTH हुआ, SSC CGL हुआ, UPSI हुआ, सब में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब SSC का जो भी एग्जाम होगा, यानी अगर अर्थमेटिक आ रहा है, वो सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस जैसा थंबनेल में लिखा था 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक, तो एटलीस्ट क्या होगा, सारे टॉपिक से जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर आप लोगों को सॉल्व करा देंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रहेगा। ओके, तो ऐसे अगर आप लोग मतलब 30-40 अगर प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए देखिए ध्यान से भाई, देखिए इतने टाइम में तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। The time period of pendulum directly proportional square root of length string which verb is attached. Okay, fixed point and universally proportional to the square root of gravitational g. टाइम पीरियड बाबत। अच्छा यहां तक देखिए, पहले एक रिलेशन दिया होता है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी दे दिया जाए ना, ए की इनकम बी के प्रोपोर्शन है, सी की इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसके बाद एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, फिर उसमें कांस्टेंट को रिलेट करते हैं और फिर उनको रिलेट करने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है, फिर वही वैल्यू पुट करना होता है। रेशियो में हमने ये बताया है, वही चीज यहां करना। देखो यहां पेंडुलम के टाइम की बात करेंगे। जो टाइम है कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के स्क्वायर रूट के बराबर है।
और यही जो टाइम है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ध्यान समझिएगा, बाकी सब बेकार है, जो लाइन हमें समझना है वो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जी, इसका मतलब इन दोनों से फॉर्मूला क्या बना, जो टाइम होता है वो प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी T इक्वल टू होगा भाई K कांस्टेंट होगा अंडर रूट L अपॉन जी। ध्यान समझिएगा, यही तो कह रहे हैं, ये इक्वेशन बन गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। जो अगर समझ रहे होंगे वो उनको क्लियर होगा। ये टाइम का और उसके G का ग्रेविटेशनल में, ग्रेविटेशन और L का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का रिलेशन दिया है, कि हमने कांस्टेंट लगाया जो कि जब ये प्रोपोर्शन हटाओगे। आई होप समझ में आ गया। अब प्रोपोर्शन हटा के K यहां पर लगा दिया और वो दिया गया होगा, देखो यहां क्या रहा है, टाइम पीरियड ऑफ बॉब 3 सेकंड, यानी टाइम अगर हम 3 सेकंड पहले में पुट कर दें, व्हेन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, जी का मतलब 4 मीटर पर सेकंड एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 9 मीटर। देखो ये K ये कह रहा है कि जब यहां पे 3 टाइम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 9 दिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तब कह रहा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड बॉब हैविंग, जब लेंथ 64 मीटर हुए। यानी एक बार सारा कंडीशन दिया होगा, K नहीं दिया होगा, और दोबारा फिर से पूछेगा इसी में कोई वैल्यू मिसिंग करके, तो यहां से निकाल लो भाई। 9 4 का अंडर रूट कितना हुआ, 3 और 2, देखो 3 और 2 3 3 कैंसिल हुआ, यानी K की वैल्यू 2 आ गई भाई। अब K की वैल्यू 2 आ गई, यहां से एक बार सबकी वैल्यू दिया होगा। अब वही चीजें फिर से क्या कहेगा कि वही चीजें फिर से जो है इन्हीं में पुट कर दो। देखो यहां पे फिर से टाइम पूछा, T इक्वल टू कितना हुआ, K का मतलब 2 आ गया ना। और जब कह रहा है कि लेंथ ऑफ दिस 64 और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दिया है 16, देखो 16 4 जाओ और 4 का अंडर रूट 2 हुआ, तो T इक्वल टू कितना हुआ, 2 2 जा 4, यानी 4 सेकंड। एक लाइन का आंसर भाई 4 सेकंड है। यस यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी एक बार रिलेशन दिया होगा और उसके बाद जो रिलेशन दिया उनमें सबकी वैल्यू दिया होगा, कांस्टेंट निकालने का आएगा, और कांस्टेंट निकालने के बाद फिर जो है इन तीनों में से किसी की वैल्यू मिसिंग होगी, वो फाइंड करना होगा। रिलेट कर लो, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन हर बार अलग अलग तरीके से पूछ जाते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में एसएससी में पूछे गए हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और मिट्ठू भाई के पास चलते हैं। मिट्ठू भाई आ गए। कह रहा मिट्ठू भाई, रसगुल्ला एक पसंदीदा भारतीय मिठाई, जो कि सबसे ज्यादा भाई रसगुल्ले की अगर हम बात करें तो शायद वेस्ट बंगाल में मिलता है, तो भाई खो मत रसगुल्ले में। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा कि बेचते हैं 15 रुपए पर किलो। ये हिंदी इंग्लिश में पढ़ो भाई, हिंदी में थोड़ा सा फॉन्ट गलत हो जाता है। देखो, मिट्ठू भाई सेल्स रसगुल्ला फेवरेट इंडियन स्वीट्स एट द 15 पर केजी। बहुत सस्ता की बात कर रहे भाई। और रसगुल्ला इज मेड ऑफ फ्लर एंड शुगर। भैया फ्लर यानी आटे और चीनी से बना है। कौन सा रसगुल्ला बहुत अलग है भाई। इन द रेशियो ऑफ, यानी क्वांटिटी का रेशियो 5:3 है। इन द रेशियो ऑफ 5:3। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लर इज 7:3 पर केजी। रेशियो मूल्य भी रेशियो दे दिया गया। दस ही अर्न 66 होल टू बाई 3% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर। ओके, देखो अब आप लोगों के पास मिनिमम 3 तरीके सॉल्व करने के हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि भाई मिक्सचर एलिगेशन हमने बार बार आप लोगों को फोर्स किया था। जब भी पहले की जैसे होता ना कि फर्स्ट टाइप किसी चीज की क्वांटिटी, दूसरे टाइप की क्वांटिटी और एवरेज क्वांटिटी दिया हो तो वहां लगाओगे, या बोल दें कि पहले किसी का कॉस्ट, दूसरे का कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट, वहां भी एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे यहां क्या दिया है, यहां दिया एक बार कॉस्ट का रेशियो और एवरेज में सेल करता है प्रॉफिट होता है। भाई एवरेज में सेल करता प्रॉफिट दिया है तो एवरेज का कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। और फिर क्वांटिटी का रेशियो भी दे दिया गया, तो इसका मतलब एक वैल्यू यहां भी रेशियो में दिया है। तो आप लोग कैसे लगा सकते हो, देखिए हमें पता, जैसे मान लो हम CP1 CP2 दो अलग अलग चीज का कॉस्ट हम जो है, और यहां मीन में CP, यहां रिलेट करेंगे। जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का आता है, ये सबको कंफर्म है। क्लियर ना। यानी पहले की कॉस्ट प्राइस, दूसरे चीज की कॉस्ट प्राइस और एवरेज कॉस्ट प्राइस करेंगे मीन में। जो रिलेशन होगा मिक्सचर एलिगेशन का, रेशियो किसका आता है, रेशियो आता क्वांटिटी का, यानी मात्रा का। यानी CP का मतलब यानी किस पर वो रिलेट किया गया है वो आएगा, यानी प्रॉफिट अपॉन CP, यानी किसको रिलेट किया गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, फिलहाल चलिए देखिए क्या कह रहा है। यहां पे बात करें द प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लर। ये शुगर और फ्लर प्राइस दिया 7:3 पर केजी। रेशियो में दिया है तो यानी किसी वैल्यू का पार्ट होगा। मान ले भाई शुगर की कॉस्ट 7x मान ले, ये मूल्य है, और फ्लर की कॉस्ट 3x मान ले। ध्यान समझिएगा, ये कॉस्ट है।
और जब शुगर और फ्लर की कॉस्ट है तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट, मीन में कॉस्ट पता होना चाहिए, पहले दे दिया गया भाई। मिट्टू भाई ने 15 रुपए पर केजी सेल किया, तब उसे 66 होल 2/3 का प्रॉफिट हुआ। अगर उसने रसगुल्ले में जो आटा और चीनी का बना है दोनों को एवरेज सेल किया है, दोनों को अलग अलग कॉस्ट प्राइस दिया, दोनों को मिक्स करके सेल किया 15 रुपए में और प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को मिक्स किया तो खरीदा कितने में होगा ये? तो 66 से 2/3 की वैल्यू 2/3 हुआ, यानी 2 CP हुआ। देखो यहां लिख दे रहे 66 होल 2/3% का मतलब कितना? 200/3 का मतलब 2/3, यानी 2 में खरीदा होगा, 3 में खरीदा होगा, 2 का प्रॉफिट हुआ और 5 में सेल किया होगा। अगर सेल 15 में किया होगा भाई, सेल 15 में किया होगा, ध्यान समझिएगा, अगर सेल 15 में किया होगा तो किसकी वैल्यू? 5 की वैल्यू, खरीदा कितने में? 3, यानी मिक्सचर की CP आ गई ना, 5 से 15 यानी 9 रुपए पर केजी मिक्सर को खरीदा होगा और 66 से 2/3 के प्रॉफिट पर बेचा होगा तो 15 हो गया होगा। बिल्कुल भाई, यहां 9 रुपए आ गया। हमें पता है जो एलिगेशन लगाएंगे ये आएगा, क्वांटिटी का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, क्वांटिटी 5:3, लेकिन किसका? फ्लर एंड शुगर। तो फ्लर 5 है, शुगर 3 है, ध्यान समझिएगा। ये क्वांटिटी का यहां से आएगा और पहले दे दिया गया है क्वांटिटी, मात्रा। तो बना लो भाई, 7 में से 9 कितना हुआ? 7 - 9। क्यों 7 - 9? क्योंकि 7x 3x में 7 ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसमें से एवरेज घटेगा। अब एवरेज में से ये घटेगा, 9 - 3x। तो ये क्वांटिटी का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग टू आना चाहिए और पहले दे दिया गया 3 और 5। तो कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 9 - 3x और अपॉन 7x - 9 इक्वल टू क्या होगा? 3/5x निकालेंगे। और दूसरा तरीका ये था, यहीं से भाई कुछ वैल्यू हम पुट कर दे, जैसे यहां मान लो हम ऐसी वैल्यू पुट कर दे, x की मान लो 2 मान ले, अगर x 1 मानेंगे तो आ जाएगा, 2 मान लेंगे, x अगर 2 मान लेते 7 दूनी 14 में से 9 6 हुआ, यहां पे 2 मान लेंगे 6 9 में 6, यहां पे 2 मान लेंगे तो 6 9 में से 3 नहीं भाई, नहीं 14 - 9 5 हुआ, सही है, 3 5 सही है। मतलब x अगर यहां से देखो, x यहां से भी सॉल्व करोगे 2 आएगा और यहां से 2 मान लोगे तो 3 और 6 अपने आप जो ये आएगा, 3 और 5 अपने आप आ जाएगा। तो x 2 हुआ, यानी शुगर की कॉस्ट कितना हुआ? 7 × 2 14 रुपए, और 14 रुपए पर केजी। अब फ्लर की बात करेंगे, 3 × 2 यानी 6 रुपए पर केजी। लेकिन पूछा क्या जा रहा भाई? यहां शुगर पूछा जा रहा, तो शुगर का मतलब 14 रुपए पर केजी। बोले किसी को डाउट है? यानी शुगर की कॉस्ट का रेशियो दिया है और एवरेज कॉस्ट एक्चुअल दिया है, और फिर क्वांटिटी का रेशियो जान के दे दिया गया, बना लोगे। अच्छा, और भी तरीके हैं, ऐसा जरूरी नहीं कैसे करो, बेसिक से कर लो तो भी आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है दिस, आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा जल्दी आज सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सामान्य अध्ययन की बुक भी आ गई है, जो यूपी SSSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या UPSI की, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, यूपी पुलिस। चलिए दिस, ये बहुत बार क्वेश्चन रिलेट हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखो ये हमें लगता है कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे पहले से, ये पढ़ा नहीं रहे आज, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट पहले से सॉल्व किए होंगे वो सारे क्वेश्चन को लग रहा होगा भाई हमने देखा सा है, देखा सा का मतलब सॉल्व किया है, बस प्रैक्टिस करना है। एक पुस्तक में 30 पृष्ठ हैं, एक बुक खोलिए, 30 पेज, 25 पंक्तियां जो लिखा गया, 25 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में अक्षर, मतलब पेज में पंक्तियां, फिर उसमें पंक्तियों में जो लिखा गया है कि नहीं। यह सामग्री किसी अन्य नोटबुक में लिखेगी जिसमें 30 पंक्तियां, प्रति पंक्ति 28 अक्षर हैं। आवश्यक पृष्ठों की संख्या पिछले पृष्ठों से कितने % अधिक होगी। मतलब पहला दे दिया गया है, पृष्ठ है, उसमें कितने लाइन है और कितने अक्षर लिखे गए हैं। पहले एक बुक की बात की जा रही है, दूसरे की बात की रही, दूसरे में कितने पृष्ठ है नहीं पता, लेकिन पंक्तियां और पंक्ति में कितने अक्षर लिखे वो पता है। तो कह रहा है कि जो पंक्तियां दूसरे वाले में है, मतलब जितने पेज दूसरे वाले में है, पहले वाले से कितना कम ज्यादा है ये बताना है। बता दो भाई। देखो एक तरीका ये हुआ, हमें पता है, अगर हम बात करें पहले की, एक पुस्तक में 30 पृष्ठ हैं, पहले में 30 पेज हैं और एक पेज में 25 लाइन है और एक लाइन में 35 अक्षर है। तो लाइन, अक्षर और पृष्ठ मल्टीप्लाई करोगे, सब में कितने कैरेक्टर लिखे गए, यही करोगे ना, मतलब कितने अक्षर हैं कुल। 30 पृष्ठ यानी इतने लाइन में, एक में मतलब 35 पृष्ठ, 25 लाइन में, तो कुल कितना लिखा गया है, और 30 पृष्ठ में कितना लिखा गया, यही करोगे ना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि 30 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 28 लाइन है, 28 वर्ड हैं, मतलब 28 जो है अक्षर हैं, लेटर, और 30 लाइन है
कितने पेज पृष्ठ की जरूरत है हमें नहीं पता भाई। यहाँ मतलब जैसे होता ना कि ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी में लाइन कम ज़्यादा हो सकती है, वो मान लीजिए जो है किसी के पेजेस बड़े कर देंगे भाई, पेजेस बड़े कर देंगे, पेजेस कम लगेंगे, लाइन जो है बढ़ा देंगे, और पेजेस किसी में बढ़ा देंगे, बुक छोटी कर देंगे, उसमें नंबर ऑफ पेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं भाई, एक बुक में कुल लेटर ये लिखे गए हैं और दूसरी में ये लिखे गए जिसमें एक्स का मतलब पृष्ठ मिसिंग है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ। यहाँ से देखो 30 वैसे कट जाएगा, 25 × 30 का मतलब एक रूल देखो भाई, क्या रूल देखो, जब भी लास्ट में 5 हो 10 का अंतर हो डायरेक्टली 75 लिखोगे और सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर -1 यानी 8 डिवाइड बाई 28। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 28 तिहाई 76, 8 × 24 84, 84 3 कितना बचा भाई, 3 35 28 × 28 25। इसका मतलब x का 31.25 पृष्ठ तो हो नहीं सकता भाई, 31.25 पृष्ठ नहीं हुआ। जब भी पृष्ठ की बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ की बात होती है और जब ये डेसिमल्स में आता है तो 99% केस तक ज्यादातर तो इसको हम बढ़ाकर ही लेते हैं, यानी कम नहीं लेते हैं। 31.25 में हम 31 ना लेके हम ये मान ले भाई 32 पेज, क्योंकि जो पेज है हम उसको आधा नहीं काउंट करते, ध्यान समझिएगा, पेज फुल काउंट करते हैं। ये कभी कभी भाई ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और एग्जामिनर ने यही आंसर दिया है और इसी अकॉर्डिंग हमें करना है, उसी से यहाँ रिलेट हुआ है, 2 बार आ चुका है और हमेशा जो है ऐसे ही रिलेट होगा तो सही आएगा। मतलब हम ये समझे कि दूसरी पेज में जो एक्स है 32, लगभग 32 उसमें पृष्ठ थे, पेज थे ना। तो अब कह रहा है कि जो पहले दूसरे में पेज थे वो पहले भी पृष्ठों की संख्या से कितनी अधिक होगी। तो मतलब पहले बाद में 32 और पहले पृष्ठ 30 है, तो 32 कितना अधिक होगा भाई, 2 किससे, 30 से × 100 सॉल्व कर दो। तो जो बाद में पेज आए वो पहले से कितने परसेंटेज मोर है सबको पता भाई। तो यहां से 20/3 का मतलब कितना हुआ, 6.66% है। यस यस, देखो इसके अकॉर्डिंग दिया था। अगर आप लोग इस 31.25 मानो गलत आएगा, और जो है गलत आएगा इसका मतलब नहीं क्वेश्चन गलत है, सही है। तो पृष्ठ का मतलब जब बात करेंगे, पृष्ठ की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा या लाइन की बात करेंगे, सब में हम नियरेस्ट लेते हैं। अगर मान लो डेसिमल में आता है तब, और उससे हमेशा ज्यादा लेते हैं। 31.25 है तो 32 लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, चुनाव की बात करेंगे, और यूपी में अगर चुनाव की बात ना हो और जो है यूपीएसआई या एसएससी में चुनाव के क्वेश्चन की बात ना हो तो जो है पूरा प्रैक्टिस सेट और जो है पूरा क्वेश्चन अधूरा रहता है, वही बात ये भी है। चलिए बताइए भाई। ओके, इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड, 2 ही लोग उम्मीदवार हैं। ये बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि आजकल जो है प्रधानी के चुनाव में भी 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं। तो 2 ही लोग हैं भाई। 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 120 वोट। देखिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा बोल रहे हैं कि आप लोगों का ध्यान जो है थोड़ा सा भटकाने के लिए, भटकाने का मतलब कि आप लोग क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम पे नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 120 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर गॉट 200 वोट मोर देन अपोनेंट, thus secured 41% वोट्स ऑफ टोटल वर इतना इतना। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 2-3 टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो जितने वोट हैं हम बोलते हैं कि पहले इसको छोड़ भूल जाइए, ऐसे समझिए 1 ग्राम समाज में 1000 वोट हैं, 1000 वोट हैं और 200 लोग वोट डालने नहीं गए, आलसी हैं, तो हम समझेंगे भाई 800 वोट पड़े। 200 गए ही नहीं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब जितने लोग गए कुल वोट इतने पड़े, इसी पर जीत और हार का फैसला होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कह रहा कि 50 लोगों ने गलत वोट दे दिया, मतलब 50 लोगों का वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब कुल बचा 750। 750 जो वैध वोट है उसी पर जीत और हार का फैसला होगा। अब अगर हम बोल दें कि 750 में एक को मिल गया 400 वोट, तो डेफिनेटली दूसरे को 350 मिलेगा, यानी वो 50 वोटों से पहला वाला जीतेगा। ये समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो जीत और हार का फैसला होगा वैलिड पर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। नहीं है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम यहां ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा, पहले बेसिक देखो फिर डायरेक्टली देखो। क्वेश्चन ये कह रहा 2 उम्मीदवार हैं, हम मान लें कि टोटल, तो एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड एंड 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 20% लोग गए नहीं। इसका मतलब पहले हमें मानना पड़ेगा टोटल वोटर्स, कुल मतदाता कितने होंगे भाई, 100% है। 100 लोग टोटल वोट डालते हैं, 100% है, 100x है, जो भी मान लो, ध्यान समझिए, कंफ्यूजन मत करिएगा। 100x मान लीजिए, शायद 100% मान लीजिए। 100 लोग टोटल मतदाता हैं, इनमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 20x लोग वोट डालने नहीं गए, यानी ये क्या है, डिड नॉट कास्ट, यानी ये जो है आलसी हैं भाई। इसका मतलब 80 लोग
80x लोग गए, जिनको परसेंट मानना परसेंट कर देंगे, 80x लोग वोट डालने गए, ध्यान समझिएगा 80x गए, उसमें से कह रहा है 120 वोट डिक्लेयर्ड वाज इनवैलिड, यानी इनमें से 120 अवैध हो गए। देखो x में नहीं, परसेंटेज में अवैध नहीं है, वैल्यू में अवैध हुए, तो भाई यहां वेरिएबल से वैल्यू तो घटेगा नहीं, तो 80x टोटल वोट पड़े थे, उसमें से 120 अवैध हो गए, यानी बचे कितने, 80x में से अवैध घटा दोगे तो ये वैध बचे ना, ध्यान समझिएगा, ये वैलिड क्या बचेगा, यानी कुल में से अगर 120 अवैध हो गए तो अवैध घटा दो, वैध कितना बचा, 80x माइनस 120 वैध बचा। वेरी गुड। अब करा कि इस प्रकार उसने मतदाता सूची के कुल मतदाताओं के 41% वोट हासिल किए। वाह। मतदाता सूची में कुल कितने लोग हैं, 100x लोग हैं। जो पहला कैंडिडेट है, ध्यान समझिएगा, जो हमें पता है क्या पता है भाई, जो विन और लॉस का फैसला वैलिड वोट पर होगा, यानी 80x माइनस 120 पर होगा, ये वैलिड एक्स वोट हुए। और ये पहले और दूसरे कैंडिडेट में इसी में से वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहले को कुल मतदाताओं का 41 मिल गया, यानी 100x का 41%, 41x पहले मिल गया। भाई जिसको भी कोई वोट मिल गया, उसमें वैलिड इनवैलिड शामिल नहीं होगा, इससे सिक्योर वोट हो गया, ये कह रहा है। इसका मतलब 41 तो मिल गया, जो बचा वो हारने वाले को मिला ना, इसका मतलब ये कह रहा है। अब आप लोग बताओ हारने वाले कितना मिलेगा, आप लोग कहोगे 80x वैलिड में से घटा देंगे ना, तो 80x में से 41x जाएगा, 39x माइनस इसमें से घटाओगे तो वैसे रहेगा ना, 120 ये क्या हुआ, दूसरे कैंडिडेट को, अपोनेंट को मिलेगा, यानी हारने वाले को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, भी कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये जीतने वाले को हारने वाले को दोनों में डिफरेंस कह रहा है, 200 वोटों से जीतने वाला जीत गया भाई, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस इतना हो, चाहे हारने वाले में 200 जोड़ दो, जीतने वाले के बराबर हो जाए, यानी चाहे 41% इक्वल टू कितना, हारने वाले को 39x माइनस 120 में 200 जोड़ दो, हारने वाले में 200 जोड़ दो और जीतने वाले के बराबर, या जीतने वाले माइनस हारने वाले का अंतर 200 है। सॉल्व कर लीजिए, यहां से 39x आएगा, यानी 2x की वैल्यू कितना होगा, यहां से 80, तो x की वैल्यू कितना होगा भाई 40, x की वैल्यू 40 हुआ। लेकिन पूछा कहा जा रहा, अभी तक हमने वैल्यू निकाला, वेरिएबल वैल्यू दोनों थे, क्या पूछा जा रहा भाई, करा कि कुल पड़े मतों में से पराजित उम्मीदवार को मत प्रतिशत है, मतलब फाइंड द परसेंटेज वोटर्स हु डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल वोट कास्टेड। मतलब वोट कास्ट कितना हुआ है, कास्ट भैया 80x हुआ है, 100 वोटर्स थे, 80 ने कास्ट किया है, और वैलिड इतना है, ये जीतने वाले को, ये हारने वाले को। कास्ट कितना किया, 80x ना, और हारने वाले कितना मिला भाई, 39x माइनस 120, x की वैल्यू 40 है। देखो एक चीज ध्यान दो, चाहे x में ही अगर रख दें, जैसे अगर 40 की वैल्यू x है, तो 40 की वैल्यू अगर x है, तो भैया 120 की वैल्यू कितने x होगी, 40 की वैल्यू x है, तो 120 किसकी वैल्यू, 4 3 12, तो 3x होगी। अगर हम x के फॉर्म में करेंगे तो 39 माइनस 3 यानी 36x मिलेगा। वैल्यू निकालना होगा तो 39 इंटू 40 माइनस 120 करो, वैल्यू आ जाएगा। और अगर x में चाहिए तो यही, हम x में क्यों कर रहे हैं भाई, x में यहां अगर हो जाएगा, जैसे हारने वाले को अगर यहां x में मिल जाए तो कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 40 रखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रखो यहां x 40 रखो, माइनस 120 करो, और फिर यहां भी 40 रखो। तो हारने वाले को कुल पड़े मतों का कितना परसेंट है, तो हारने वाले अपॉन टोटल पड़े इंटू 100, ये कैंसिल, यहां से 20 100 80, 20 5 100, यहाँ 4 9 36, 9 5 45%, यानी 45% इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बोले कोई डाउट किसी को? तो कुल टोटल ये वोटर्स हैं, 20% नहीं गए, 80x गए इसे मानेंगे, कुल 120 अवैध हो गया, तो वैध इतना हुआ, और वैध जितना हुआ उनमें से टोटल का 41 एक को मिला, हारने वाले को मिला, दोनों का डिफरेंस दिया है, तो जो कह रहा निकाल लोगे। लेकिन इतना टफ नहीं करना है, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। चलिए दूसरा तरीका देखिएगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। दूसरा तरीका अगर जल्दी से समझेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे भाई, और चलिए जल्दी समझते हैं और क्या समझते हैं ये भी दोनों डिस्कस करते हैं एक लाइन में। ये क्वेश्चन का नेचर समझिए, जो कुल मतदाताओं का 41% एक को मिला और 20% लोग गए नहीं। मान लीजिए 100 मतदाता थे वोटर से, 20% लोग गए ही नहीं, यानी 80 लोग जो है वोट डालने गए। 80 लोगों में एक को, 2 ही लोग हैं, 41 मिल गया, इसका मतलब 39 को दूसरे को मिलना चाहिए। मिला नहीं, मिलना चाहिए, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म नहीं है, इतना मिलना चाहिए। लेकिन 120 अवैध हो गया, इसका मतलब जो दूसरे को मिलना चाहिए वो मिला नहीं, 120 अवैध हो गया, 120 घटा देंगे, वो इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए।
और ये जो है, जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 200 ज्यादा पा गया, यानी इसमें 200 जोड़ दो, ये जीतने वाले के बराबर हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू देखो डायरेक्टली कितना हुआ, यहां से लाओगे ये 80 हुआ, एक की वैल्यू कितना 40 हुआ, तो एक की वैल्यू 40 हुआ। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, डिफीटेड यानी दूसरे कैंडिडेट को 39 माइनस 40 लोगों की वैल्यू 1% वोट के बराबर है, तो 120 की वैल्यू 3% वोट के बराबर है, तो 39 माइनस 3 36% मिला हारने वाले को। और कुल कास्ट कितने की है भाई, जितने लोग गए थे 100 में से 20 लोग गए नहीं, यानी 80 लोग गए थे, उसका कितना परसेंट है, एक लाइन का आंसर है। लेकिन ये उसके लिए जो मजा खिलाड़ी है, मजा खिलाड़ी का मतलब कितना हुआ 9 × 5 = 45। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा, देखते ही क्वेश्चन का नेचर समझ गए होंगे, वो लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर भाई बेसिक करना पड़ेगा। 45% इससे भी आ गया। देखो ये मतलब ये जो है एग्जाम लायक क्वेश्चन था, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, और बाकी जो है समझने के लिए ठीक है पूरा गाथा लिखो, बेसिस सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार आया है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले को कुछ % प्रॉफिट पर, दूसरे को कुछ हानि पर, अधिकतम लाभ या हानि बताइए। कुछ लोग कह देंगे भाई 75 माइनस 30, ना 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 ना, कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे, देखते अच्छा सर 75 माइनस 30 और माइनस 75 इंटू 30 2200। नो भैया नो नो, ये गलत होगा। ये जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दो केस है, एक तो बराबर प्रॉफिट बराबर, जैसे ध्यान दो ऐसे आता है ना कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले का और दूसरे का, पहले को कुछ % प्रॉफिट पे, मान लो 20%, उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचें, या हम बोल दें पहले को 12 के प्रॉफिट पर और दूसरे को 12 लॉस पर, या पहले को 10 प्रॉफिट पर दूसरे को 10 लॉस पर। ये बहुत बार देखे होंगे, जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस होता है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता, तो हमेशा जो न्यूमेरिकली होता है उसी का स्क्वायर करो 2200, और हमेशा लॉस होता, प्रॉफिट कभी नहीं होता, ये सबको पता है, यानी 1%। इसके अकॉर्डिंग बात करो तो 12% डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यानी 1.44 लॉस। इसके अकॉर्डिंग बात करो 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 100, 4% लॉस। लेकिन कब, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले को जो भी प्रॉफिट पर बेचे उतने ही % पर दूसरे को लॉस से बेचे। बट यहां ऐसा नहीं है भाई, यहां ऐसा नहीं, तो क्या करोगे, क्या हम बेसिक मानेंगे? नहीं नहीं भाई, एक तरीका बता रहे जो सब में फॉलो होगा, और वैसे कर दिया करिए। देखो आप लोग क्या करोगे, पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस ना ये इक्वल है दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सब में ये फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले को 75% प्रॉफिट पर बेचते हैं भाई, पहले को 75% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो 75 का मतलब 3/4 के लाभ पर बेचते हैं, यानी 4 में खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे, 3 का प्रॉफिट हुआ 7 में बेच देंगे। अगर 3/4 प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपीएसपी का रेशियो है, परसेंटेज में प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपीएसपी का रेशियो है। 75 का मतलब 3/4, 4 में खरीदेंगे, 3 का प्रॉफिट होगा और 7 में बेच देंगे पहले वाले को। दूसरे वाले की बात करें, कह रहा दूसरे को 30% लॉस, 30% लॉस का मतलब 30/100 का मतलब 3/10, यानी 10 में खरीदेंगे और 3 का लॉस होगा, 7 में बेच देंगे। नीचे ये पहले का सीपीएसपी है, दूसरे का सीपीएसपी, ऊपर क्या है एसपी दोनों का, और नीचे सीपी दोनों का। क्या कह रहा है, दोनों का अरे इतना आसान दे दिया क्या, ओहो हो, तो बहुत आसान दे दिएगा भाई, तब तो और आप लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे। लॉस पर बेचा गया, दूसरे को 30% हानि पर, 30 की वैल्यू 3/10, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, लेकिन हर बार बराबर नहीं हुआ, गलती से बराबर हो गया। बराबर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा ये न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर करते हैं ना। मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, तो आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे, ये समझिएगा आप लोग। फिलहाल बराबर है, कुछ नहीं ध्यान देना। दोनों की सीपी कितना हुआ 10 और 4 कितना हुआ 14, दोनों की एसपी कितना हुआ 7 7 कितना 14। क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस, यस यस बिल्कुल सही है, नो प्रॉफिट नो लॉस इज द करेक्ट आंसर, ये सही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी नन ऑफ दीज। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। चलिए एक और लिखवाते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है यार नो प्रॉफिट नो लॉस थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी को चेंज कर देते क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ये तो ये हो गया। अगर हम मान लो इसको ऐसे बात करें, डेटा को चेंज कर दें भाई, डेटा क्या चेंज कर दें, ध्यान समझिएगा। डेटा हम ऐसे चेंज कर दें, डेटा चेंज कर दें, 75% की वैल्यू को हम कर दें 50%, और 30% की वैल्यू को हम 20% कर दें। ध्यान समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक शॉपकीपर किसी वस्तु को कितना
किसी वस्तु को वो 75 की जगह पर 50% प्रॉफिट पर बेचे, और 30% लॉस का मतलब 20% लॉस पर बेचे। मतलब हमने वैल्यू चेंज किया, इसमें देखते हैं प्रॉफिट लॉस शायद बराबर नहीं, कुछ और होगा। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताइए, तो भी ऐसे करोगे। क्या करोगे भाई, पहले की अगर बात करेंगे 50% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/2, यानी 2 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 में बेच दिया पहले आर्टिकल। दूसरे की हम बात करेंगे 20% लॉस का मतलब 1/5, 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ तो 4 में बेच दिया। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है भाई, तो बराबर करते हैं 3 और 4 को, मतलब यहां 4 से गुणा कर दे दोनों में, यहां 3 से करेंगे दोनों में। तो हमारा क्या मोटिव था, इनको बराबर करना है, अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दिया या एलसीएम जो भी होगा बराबर कर दिया। अब हम ये समझेंगे, ये एक्चुअल सीपीएसपी समझेंगे, ऐसे समझेंगे भाई पहले का सीपी 8 रुपए, दूसरे का 15, 8, 23 रुपए। पहले का टोटल एसपी कितना है 12, दूसरे का भी 12 यानी 24 रुपए। अब ओवरऑल क्या होगा भाई, देखो ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का, अपॉन कितना सीपी इंटू 100। तो हम निकाल सकते हैं भाई कि अगर 50% प्रॉफिट पहले पर, 20% लॉस दूसरे पर, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, तो सॉल्व करेंगे 4 होल 8 बाई कितना 23%। लेकिन कब, जब डेटा चेंज किया। इस डेटा क्या होगा भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले अकॉर्डिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके अकॉर्डिंग समझ गए, दोनों समझ गए, कुछ भी चेंज करेगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए प्रॉफिट लॉस का, आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका। कंफ्यूजन नहीं करिएगा भाई, जो भी डाउट होगा बिल्कुल बताइए। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जो है, अभी आज स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं ना, अभी आराम आराम से ही आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, थोड़ा और फास्ट करना होगा, और फास्ट वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, जिन्होंने सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। आज वो सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई अच्छा इसमें डेटा अगर ऐसा होता तो कैसे करते। वो जो उस तरीके से जो सॉल्व कर रहे होंगे वो सॉल्व आसानी से कर पा रहे होंगे। वाह, एक बेईमान दुकानदार, वेरी गुड। माल का पूरा 80 मूल्य 80% बढ़ाता है, मतलब जितने में खरीदा 80% बढ़ाकर बेचता है, लेकिन 25% की छूट देता दिखावे के लिए। भाई बढ़ा तो दिया ही 80% और 25 डिस्काउंट देता है। इसके अलावा थोक विक्रेता से प्रति किलोग्राम 20% अधिक राशि मिलती है। वाह, थोक विक्रेता का मतलब गया था वो 1 किलोग्राम खरीदने, मतलब 1 किलोग्राम खरीदने गया था तो वो क्या करे 200 ग्राम चुरा ले। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोग्राम खरीदने गया था, 200 ग्राम चुरा ले भाई। तो वही जो 200 ग्राम चुरा लिया, इसका मतलब उसे एक्स्ट्रा मिल गया। यही बात ना, ये खरीदते समय ज्यादा मिलने का मतलब यानी 100 रुपए उसने कोई चीज पे किया और 120 वाली वस्तु मिल गई। अब 120 वाली वस्तु मिल गई तो 20 का डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया। लेकिन ग्राहक को चूना लगाता है, 10% कम बेचता है, तो कहता है भैया हम 1 किलो दे रहे हैं, जितना खरीदा उतना दे रहे हैं, तो 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो 90 ही देता है। 90 तो भाई कह के 1 किलो देता, लेकिन ये पूरा का पूरा 120 वाला जो ज्यादा प्रॉफिट था वो भी माल दे देता है, तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आप लोग देखे होंगे। फिलहाल एक थोड़ा सा रिकॉल कर देते। पहला टाइप ये था, तो 1 kg के प्लेस पर अगर हम बोलते हैं 900 ग्राम भार यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल क्या करते थे भाई, 100 ग्राम का प्रॉफिट जिस पर ग्राहक को देते थे उस पर लाभ लेते थे हमेशा, मतलब 900 पर प्रॉफिट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम ही बोलते थे कि एक दुकानदार मान लीजिए जितना उसे ग्राहक को देना था वो 10% कम करके देता है, तो हम ये समझेंगे 100% देना था 90 देता है। चाहे क्वांटिटी की बात करें चाहे परसेंटेज में डायरेक्टली करें। ये तो 100 देना था 10% कम कर दिया, यानी 100 देना था 90 दिया। अच्छा, लेकिन हम बोलते हैं वो थोक विक्रेता से 20% ज्यादा लाभ कमाया, 20% ज्यादा मिला। यही 100 थोक विक्रेता से खरीदने गया, लेकिन उसे 120 मिल गया, यानी थोक विक्रेता से फ्लैट 20% प्रॉफिट पाया। तो बोल दिया जाए ओवरऑल उससे कितने का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल का मतलब क्या है, थोक विक्रेता से ज्यादा पाया और ग्राहक को कम दिया। ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब हम ये करेंगे भाई, वो जो ग्राहक को देगा वो 100 ही नहीं देगा, वो पूरा जो थोक विक्रेता से पाया वो भी देगा ना। तो भाई यहां 20 और यहां 10, यानी इनका डिफरेंस कितना 30, किस पर 90 पर ना। जो ग्राहक को देगा उसी पर हमेशा लाभ लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्व कर लोगे 33.33। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो ग्राहक को देगा उसी पर प्रॉफिट लेगा। ध्यान दीजिएगा। अब वैसे ही क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, हम इतना अलग अभी बता रहे थे इसलिए कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और समझ गए होंगे। पहला कह रहा है डिसऑनेस्ट ट्रेड मार्कअप इज गुड 80%। मार्कअप का मतलब हुआ, मार्कअप प्राइस का मतलब किसी आर्टिकल के सीपी को जितना बढ़ा के अंकित किया गया वो मार्कअप प्राइस होता है। यानी क्रय मूल्य को जितना बढ़ाया गया वही क्या होगा, मार्कअप प्राइस होता। मार्कअप ये ध्यान देगा। तो मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी किसी आर्टिकल को
खरीदते हैं 100 रुपए में, मार्क कितने में करेंगे 180 रुपए में, ये मार्कअप प्राइस 180 रुपए हुआ। बेचते समय डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देकर बेचते हैं, और भाई डिस्काउंट कितना 25% का, यानी 1/4 का। तो 1/4 का डिस्काउंट का मतलब 4 MRP हुआ, 1 का डिस्काउंट 3 में बेचते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली कितने में बेचेंगे भाई, यहां से 45 दिया 135 में बेचेंगे। इतना कोई डाउट नहीं होगा, ये बेसिक से कोई ट्रिक नहीं अपना रहे हैं। मार्कअप प्राइस 80%, 100 में खरीदा और 180 में मार्क किया। 25% डिस्काउंट का मतलब यानी 180 का 25% कम किया, 135 में बेचा। तो 135 में बेचा, एक तो प्रॉफिट ये हुआ, 35% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन खेला कहां किया, करा कि वो, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी की बात करा, खेला यहां हुआ, ये तो फ्लैट 35 का प्रॉफिट ले रहा भाई, उसने सीधे सीधे कहा हम जो भी खरीदे उससे नहीं मतलब, हम दाम बढ़ा रहे हैं, हम दाम बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें इतना लाभ होगा। लेकिन कह रहा है जो भी दाम बढ़ाने का मतलब चीनी क्वांटिटी की बात कर रहा, जब वो खरीदने गया है, हम इसकी बात करें तो कह रहा कि उसे वो जो है 20% ज्यादा अमाउंट प्राप्त किया, यानी अगर 100 चीजें खरीदा होगा तो उसे 120 वाले मिल गई होंगी, 20 रुपए का प्रॉफिट और हो गया, ठीक। लेकिन जब खुद बेच रहा है वो भाई ग्राहक को 10% कम करके, यानी सबको 90 पर दे रहा, जब खुद दे रहा है वो 120 ज्यादा तो मिला है, लेकिन वो कस्टमर को 10% कम यानी 90 दे रहा है, यानी 100 की देना चाहिए, एक तरीके से 90 दे रहा ना। एक चीज हम यहां निकाल सकते, क्या निकाल सकते भाई, हम ये कह रहे हैं कि वो, ध्यान से समझिए क्या करें, वो जो है सबको कितने में बेचेगा, सबको कितने में बेचने का मतलब हुआ कि भाई यदि 135 में बेच रहा है कौन, जो 100 वाले को 135 में बेच रहा है, तो 120 वाले को कितने में बेचेगा, और अगर सबको बेस वैल्यू 90 मान ली जाए तो कितने में बेच रहा, मतलब अगर हम बोल दें ये 135 को 90 की वैल्यू, 135 का मतलब 135 को 90 पर बेचे तो कितने बेचेगा, यहां 100 निकालते तो यहां निकालते, लेकिन 100 पर ना बेच के 120 पर, यानी 120 पर, सभी को 120 पर बेचता तो कितने में बेचता, तो ये करते भाई क्वांटिटी जो कम करेंगे हमेशा नीचे रहेगा, और जितना बढ़ाकर वो लाभ लेगा उसको ऊपर कर दो, 30 तिहाई 90, 3 चौक, यहां से 45, 100 का 180, यानी अगर वो सबको बेचेगा तो 180 में बेचेगा। अब 180 में बेचेगा, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट कितना, अब जो आएगा 100 और 80 का प्रॉफिट, यानी 80%। क्या करना आप लोगों को भाई, मार्कअप प्राइस बढ़ाकर डिस्काउंट दिया तो अब पता है इतने में बेच रहा है। कस्टमर को 10% कम अमाउंट दिया, होलसेलर से 20% ज्यादा लिया, यानी 100 वाले को 120 अमाउंट लिया, 90 अमाउंट दे रहा है, तो 90 अगर दे रहा है तो सबको हम 90 पर कैलकुलेट कर दें, यानी जो 35 यहां एक्स्ट्रा दे रहा है और 20 यहां एक्स्ट्रा दे रहा है, इन सबको अगर हम बोल दें कि बताइए 90 के रिस्पेक्ट में देना हो तो कुल कितने में देना पड़ेगा, 180 देगा वो, 90 के रिस्पेक्ट में 180 देगा भाई, 100 के रिस्पेक्ट में ये 35 और ये 20, यानी 100 के रिस्पेक्ट में 55 दे रहा है, 90 के रिस्पेक्ट में कितना देगा, कहने का मतलब ये है, तो सबको निकाल सकते हो और निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 80% प्रॉफिट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अकरम अली की बात कर रहे हैं, यानी एसआई की बात कर रहे हैं, जैसा हमने लिखा ना 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक, सारे टॉपिक से क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी एडवांस वाले भी आएंगे भाई। चलिए देखिए इसको, अकरम अली ने 34,000 रुपए को 10 वर्ष 12 वर्ष की 2 आयु के बेटे के बीच विभाजित किया, दोनों को 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिलेगी। मतलब अकरम अली ने 3,40,000 रुपए 2 बेटे के नाम किया भाई, जिनकी आयु 10 साल और 12 साल थी। जब ये बोल दिया जब तुम 18 साल के होगे, भाई जो 10 साल वाला होगा वो 18 साल का कब होगा, ये 8 साल बाद 18 साल का होगा, जो 12 साल के 18 साल 6 साल बाद होगा। मतलब एक बेटे के नाम 8 साल के लिए जमा किया और एक बेटे के नाम 6 साल के लिए जमा किया। ये तो क्लियर हो गया। यहां से कह रहा कि जो पैसा जमा किया तो उनको बराबर अमाउंट मिला, बराबर अमाउंट मिलने का मतलब बराबर पैसा नहीं जमा किया होगा, 34,000 में बराबर नहीं जमा किया, 34,000 कुल मिलाकर जमा किया, और पहले जो जमा किया उस पर जो अमाउंट बना ब्याज लगने के बाद, दूसरे के नाम जो बना, जो 6 साल में अमाउंट बना वो बराबर है। इसका मतलब हम मान सकते हैं अकरम अली ने पहले बेटे के नाम कुछ भी बना ले X रुपए जमा किया, दूसरे बेटे के नाम Y जमा किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दोनों को मिल रहा, मतलब जो जिससे जमा किया है तो बैंक दोनों को 10% ब्याज दे रही है, नहीं कि दोनों को अलग अलग भी दे सकती है, फिलहाल 10% दे रही है।
पहले बेटे के नाम अगर 8 साल के लिए जमा करेगा, 1 साल में 10% मिलेगा, तो 8 साल में 80% ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब, एसआई का मतलब R इंटू टी, पहले ब्याज में बताए होंगे। तो 1 साल में 10%, 8 साल में कितना, 8 साल में 80% ब्याज मिलेगा, यानी जो मूलधन होगा उसका 80 ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 180, यानी x रुपए होगा तो उसका 180% निकालोगे, अमाउंट बन जाएगा। दूसरे बेटे की बात करेंगे, अगर हम y रुपए निवेश करें, मान लो x और y हमें पता है, y निवेश करें तो 6 साल के लिए, 1 साल में 10%, 6 साल में 60%, यानी 60% का मतलब 100 रुपए निवेश करेंगे दूसरे के नाम, 60 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कुल अमाउंट कितना मिलेगा, 160। तो y का 160 अमाउंट मिला और दोनों को जो अमाउंट मिला बराबर है। बराबर करते ही देखो खेला शुरू हो गया। क्या खेला शुरू हो गया, यहाँ 20 नवैया 20 अट्ठे, यानी x अपन y का खेला शुरू हो गया, यानी कितना 8/9, यानी इसका मतलब पहले पुत्र के नाम 8, दूसरे पुत्र के नाम 9, रेशियो में पैसा जमा किया। देखो, और x और y का सम दिया है, तो पहले हम इसको इग्नोर कर देते थे, और भी तरीके हैं इसके, एलिगेशन से भी है और ऐसे भी है। 3,40,000 दोनों का सम है, तो दोनों को हम अलग अलग मान लेते, या जो है ऐसे मान लेते, पहले को x मानते, दूसरे को 3,40,000 माइनस x मानते, और चाहे अलग अलग मान लिए, जितना निवेश किया और कितना अमाउंट बना, दूसरे के नाम कितना निवेश किया, जितना अमाउंट बना, दोनों बराबर है, तो भाई मनी का रेशियो आ गया, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और 8 9 17, तो 17 अब कितना आसान हो गया, 17 रेशियो की वैल्यू कितना, 3,40,000 है ना। तो किसकी बात की जा रही है, शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर। व्हाट इज द एल्डर, एल्डर का मतलब क्या, वो छोटे वाले भाई की बात कर रहा, तो नहीं, अरे एल्डर, एल्डर छोटा का मतलब यंगर, एल्डर का मतलब बड़े भाई की बात कर रहा। बड़ा भाई 12 साल वाला, मतलब जिसके नाम कम निवेश किया गया है, वाई के नाम। वाई का मतलब किसकी वैल्यू, एक 17 की वैल्यू 34, एक की वैल्यू 17 दुनाई 34, 20,000। जो कम, कम का मतलब 9, 9 की वैल्यू 9 इंटू 20, यानी 1,80,000। 1,80,000 होगा, 1,60,000 होगा। तो बड़े 1,80,000, बड़े का मतलब वाई, छोटे का मतलब एक्स ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का मतलब कितना, अरे भैया हाँ ठीक है, बड़े का मतलब वाई निकाल लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगी, 9 की वैल्यू 1,80,000, छोटे निकालना होगा 8, यानी 1,60,000। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए फिर से वही 2 पुरुष 3 महिलाएं, बार बार यहाँ पे टाइम एंड वर्क, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको देखो ध्यान से पढ़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। दिस इज अ प्रैक्टिस क्लास। 2 men and 3 women finished 25%। देखिए क्या बताया था भाई, 2 men and 3 women, ये 25%, 25% का मतलब 1/4 काम, 1/4 काम करती 4 दिनों में। अगर 1/4 काम 4 दिन में करेंगे तो पूरा काम कितना करेंगे, 4 चौक 16 दिनों में, ये तो पता है भाई। 1/4 कोई मतलब 1/4 काम अगर हम बोल दें 10 दिनों में, तो फुल काम 40 दिनों में। वैसे 1/4 ये लोग मिलकर करती हैं 4 दिनों में, तो फुल काम कितने दिनों में करेंगे, सबको पता 16 दिनों में। 6 men and 14 women, 6 men and 14 women, ध्यान दीजिएगा, ये उसी काम को फिनिश करती, होल वर्क को फिनिश करती हैं 5 डेज में, 5 दिनों में। वाह, 5 डेज में क्या चाहिए भाई, हाउ मेनी डेज विल 20 वुमेन फिनिश इट, यानी इसी सेम वर्क को 20 वुमेन कितने टाइम में फिनिश करेगी। कल ही आप लोग ध्यान दो कैसे बताया था, किसी के साथ, यानी एक ग्रुप वाले किसी वर्क को कुछ टाइम में करेंगे, उसी को दूसरे ग्रुप वाले, और उसी को तीसरे ग्रुप वाले कितने टाइम में करेंगे। पहले जो 2 ग्रुप दिया होगा उनको आपस में रिलेट करने के लिए, इफिशिएंसी रिलेट करने के लिए दिया होगा। तो क्या करोगे भाई, अगर इक्वेशंस करते हो क्या करोगे, यही तो है ना। M1 अगर मान लो, हमें निकालना क्या है, M1 मान लो कि 2 आदमी और 3 महिलाएं जिस वर्क को करती हैं 16 डेज में, M1 M2, उसी को 20 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, D2 दिनों में। हमें ये निकालना है, और ये निकालने के लिए मेन और वुमेन का, यहाँ पे जैसे ये वुमेन पूरा होता तो निकालते, तो मेन और वुमेन में रिलेशन चाहिए। उसके लिए क्या बताए थे भाई, ये M1 D1 M2 D2, यानी इस वाले मेन को 16 दुनाई 32 और यहाँ 6 पंचे 30, इस वाले मेन को मेन में मल्टीप्लाई करो डेज को, इस वाले मेन को डेज से यहाँ मल्टीप्लाई करो, इनका अंतर 16 दुनाई 32 और 6 पंचे 30, यानी कितना, 2 आदमी। डायरेक्टली किया करो, और फिर 16 वुमेन वाले, 16 तिया 48 और 14 पंचे 70, यानी 22 वुमेन। तो 2 मेन बराबर कितना, 22 वुमेन। कितना आसान है देखो, ध्यान समझिएगा। या ये भी कह सकते हो 1 मैन इक्वल टू कितना हुआ, 11 वुमेन, यानी एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है। या कुछ लोग इसको ऐसे कर देंगे, M/W इक्वल टू कितना हुआ, 11/1। वैल्यू रखना आसान है तो वैल्यू रखो, और चाहे इसको ऐसे कर दो। देखो हमने कहा था चाहे रेशियो से वैल्यू रखो, चाहे ऐसे क्या करेंगे, यहाँ ओमेन है, ये भी ओमेन में कन्वर्ट हो जाए, आसान हो जाए।
तो 2 आदमी को महिलाओं में कर रहे हैं तो ये महिलाएं हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो 2 आदमी में 22 महिलाएं हैं, तो क्या करोगे 22 और 3 25 महिलाएं। तो ये बोल सकते हैं ना 25 महिलाएं 16 दिनों में, 20 महिलाएं कितने दिनों में। देखो कितना होगा, सब महिलाओं में कर लिया, 5 चौक 20 हुआ, 5 25 हुआ, तो 4 चौक 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी D2 क्या आ गया 20 दिन। 20 दिन है, यस यस, नंबर ए इज द करेक्ट। और चाहे ये वाली वैल्यू रखो तो भी वही आ जाएगा, चाहे m की जगह पर 11, w की जगह पे 1 रखो तो भी वही आएगा, और बात वही है ना भाई। और चाहे डायरेक्टली समझो कि हम दो मैन का मतलब 22 वुमेन, तो 22 और 3 25 महिलाएं 16 दिनों में, तो 20 महिलाएं कितने दिनों में। आंसर कितना आसान क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व कर सकते हो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ये है पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन। एक टंकी 20 घंटे में, 25 घंटे में, सी पूरी को 30 घंटे, मतलब 2 भरने वाली एक और एक खाली करने वाली। क्या करोगे भाई, आप लोगों को पता है ए कितना दिया है 20 घंटे ना, बी कितना दिया भाई 25 घंटे में भरती है, सी कितना दिया है, सी जो है 30 घंटे में खाली कर सकता। सबसे पहले इंग्लिश वाला पढ़ेगा भाई, टाइप ए एंड बी 20 या 25 और सी कैन एम्प्टी फुल सिस्टम 30 आवर। सबसे पहले बिल्कुल आंख बंद करके क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। यहाँ 25 और 30 तो 20 25 का यानी 150 300 हो जाएगा ना, तो 300 सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो 300 मतलब 20, यहाँ से 1 0 15, यानी 15 वर्ग पर डे ए हो गया, मतलब 15 वर्ग पर डे नहीं 15 लीटर ये कैपेसिटी हो जाता है। जैसे वर्क वाले में करते थे क्या होता है, वर्क होता था, वैसे टाइम का एलसीएम लोगे तो कैपेसिटी हो जाएगा, यानी 1 लीटर, यानी एक जो कैपेसिटी है उसके प्लेस पर हम क्या करेंगे, पूरा जो है एलसीएम लेंगे, 300 लीटर मान लेंगे। 300 को 20 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा 15, तो 25 एकम 25, यहां ध्यान देगा, यहाँ 25 एकम 25, 25 दुना, यानी 12 लीटर कौन भरेगा बी, और ये 30 दामा, यानी 10 लीटर कौन खाली करेगा सी। तो ए बी सी का भरने का और सी का खाली करने का हमने इफिशियंसी निकाल लिया देखते ही। अब इफिशियंसी अगर निकाल लिया भाई, यानी किस रेट से भरेगा और खाली करेगा 1 घंटे में, तो कह रहा है कि उसे बारी बारी भरना है। कह रहा है कि ए एंड बी, ए फॉलोड बाई बी एंड सी, ईच टैप ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर पीरियड ऑफ टैंक टिल फुल कंप्लीटली, हाउ मेनी आवर टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। कह रहा भाई टैंक भरने तक पूरा एक एक खुले रहते हैं। ये कह रहा टैंक भरना कितना भाई 300 लीटर भरना है। पहले ए 1 घंटे खुलेगा, फिर बी खुलेगा, फिर सी खुलेगा, फिर ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा, फिर सी खुलेगा। आप लोगों को क्या बताए थे अल्टरनेट वाले में, देखिए यहां 3 अल्टरनेट की बात करेंगे। पहले ए भरेगा 1 घंटे में कितना भरेगा 15 लीटर, बी भरेगा 12 लीटर, सी खाली कर देगा 10 लीटर, फिर भरेगा 15 12 सी खाली करेगा। तो अगर 3 लोग अल्टरनेट हैं तो क्या करोगे, कहीं भी अगर माइनस वाला है तो पहले एक्चुअल कैपेसिटी मानते ही नहीं हो, अगर एक्चुअल कैपेसिटी मानोगे गलत हो जाएगा। तो जो माइनस वाला होगा कैपेसिटी, इसका हमेशा एक ज्यादा, मतलब जैसे -10 है, सी जो है 1 घंटे में 10 लीटर खाली करेगा, इसका हमेशा एक ज्यादा 11, मिनिमम एक ज्यादा, मैक्सिमम कुछ भी ज्यादा कर सकते हो। यानी 300 लीटर कैपेसिटी ना मान के पहले हमें टाइम एंड वर्क तरीके से करना है। हमें मान ले भाई जो खाली कर रहा है उसको नगण्य मान लें, उसके लिए कर रहे हैं हम 300 में से 11 घटा देंगे, जो माइनस वाला होगा उसका हमेशा 1 घटा देंगे मोर देन, यानी हम मान लेंगे 289 लीटर। देखो 11 लीटर हम मार्जिन रखेंगे, वो बाद में समझेंगे 11 कैसे भरना है। पहले तो क्या समझेंगे कि 300 की जगह पर 289 भरना है। तो अब ध्यान मत दो, ऐसे समझिए, पहले घंटे में 15 फिल होगा, दूसरे में 12 और 10 फिर खाली हो जाएगा। तो फाइनली 12 15 22 और -10 12 15 कितना 27 -10 17 लीटर। तो 3 घंटे में 17 लीटर भरेगा, अगले 3 घंटे में 17 लीटर, हर 17 लीटर 3 घंटे में भरेगा। तो 289 में 17 का मल्टीपल कितना है, तो 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, 17 एकम 17 और 11 और 17 सत्ते 119, यानी 17 मल्टीपल का मतलब 3 से गुणा कर दो, यानी 51 आवर। क्यों, क्योंकि 17 लीटर, ध्यान दो 17 लीटर 3 आवर में, अगला 17 3 आवर में, ऐसे 17 के ये 289 डायरेक्ट मल्टीपल है 17 का। तो 17 मल्टीपल है 17 × 3, 51 आवर में फिल हो जाएगा 289 लीटर। अब बात करो, ध्यान दो, यानी हर 17वां लीटर सी भर रहा है, यानी अब एक ही बारी, जो स्टार्ट करता उसकी बारी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये 17 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं होगा, कुछ बचेगा, यहां पर जो बचेगा उसको बचा लीजिएगा।
फिलहाल नहीं बचा, 289 में 17 का मल्टीपल है तो मल्टीपल है तो बचा ही नहीं। अब जो ध्यान दीजिएगा 51 घंटे में 289 भरे, जो 11 बचा है ध्यान दीजिएगा जिसकी बारी होगी वो भरेगा। अब ए की बारी होगी, अब बेसिक से कर लीजिएगा, ए 15 घंटे में भरेगा, 3-3 का पेयर बना दिए। अब जो बचेगा बेसिक्स करो, 11 लीटर बचा हुआ, एक घंटे में 15 भर सकता है, तो 11 ही बचा, यानी 11/15 घंटे। इसका मतलब यानी 51 घंटे तो लगे जो है 289 लीटर भरने में, और 11/15 ए ने भर दिया है अगले 11/15 लीटर में जो बचा था 11 लीटर। तो कुल मिलाकर क्या आएगा आंसर? 51 होल 11/15, करेक्ट आंसर। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। माइनस वाला अगर कम कर दोगे तो हमेशा टाइम एंड वर्क तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, नो क्वेश्चन नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी की बात हो रही। भाई यूपी ट्रिपल एससी इस बार हाथ से जाने मत दो। लोग कह रहे थे कि ना कि फॉर्म नहीं आते, इस बार देखो 3-3 फॉर्म आए हैं इस बार यूपी ट्रिपल एससी से। अब आएगा भाई, अब गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे रही है, युवाओं का प्रेशर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ध्यान देगी और देना पड़ेगा, नहीं देगी तो भाई युवा सत्ता में खेल कर सकते हैं। तो फिलहाल युवाओं को ध्यान दे रही है, युवा रोष में है क्योंकि जॉब कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ बट कोई बात नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, योग्य लोग आगे आएंगे और आप लोग योग्य हैं तो जॉब जरूर मिलेगी। और गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है सक्रिय हो रही है कि युवाओं को देखते हुए, युवाएं नहीं समझो पॉलिटिक्स को देखते हुए जो है गवर्नमेंट सक्रिय हो रही है। युवा इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं। ओके, तो 2 रेलगाड़ियों 2 समांतर पटरी पर, 2 रेलगाड़ियां 2 समांतर पटरी पर चल रही है। वेरी गुड। देर आर 2 ट्रेन रनिंग 2 पैरेलल ट्रैक, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर, व्हेन दे आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन इतना। आप लोग पता 2 रेलगाड़ियां अगर वो विपरीत दिशा में चलती हैं भाई, एक दूसरे को पार करने में अगर 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, देखोगे जुड़ेंगी, और सेम डायरेक्शन में चलेंगी उनकी चालें घटेगी। ये हमने किसमें डिस्कस किया था? या हमने आप लोगों को ट्रेन वाले में प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर जरूर जाइए। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बन जाएगा। देखो यहां ध्यान दो, तो 2 ट्रेनें हैं, ईच की लंबाई लेंथ ऑफ इतना, मतलब लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर। भाई दोनों ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दोनों की लंबाइयां 240 रहेंगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 4 सेकंड में पार करती हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में। तो आप लोग पता अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें नहीं कंफर्म है, पहले की S1 मान लो, दूसरे की S2 मान लो, तो रिलेटिव स्पीड ये हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनों की लंबाइयां दी 120 और 120 कितना 240 लंबाइयां दी, अपोजिट डायरेक्शन में 4 सेकंड में पार करती हैं। तो इसका मतलब 4×24 यानी 60 मीटर पर सेकंड दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी। अगर सेम डायरेक्शन की बात करें, जिसकी ज्यादा होगी ज्यादा में से कम घट जाएगी। और कह रहा 240 को, ध्यान समझिएगा, 240 को दोनों की ट्रेनों की लंबाइयां 240 को कितने 12 से, तो 12 दुनाई 24 यानी कितना 20 मीटर पर सेकंड ये होगी सेम डायरेक्शन में। मतलब आप लोग पता 2 ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं, रिलेटिव लेंथ, दोनों की चालें जुड़ती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, लंबाइयां तब भी जुड़ती हैं, बस केवल स्पीड डिफरेंस होती है। तो यहां जब लंबाइयां दिया है और रिलेटिव टाइम दिया है तो रिलेटिव स्पीड दोनों में निकाल लोगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में, यानी S1 + S2 60 हुआ और S1 - S2 कितना 20 हुआ। क्या चाहिए भाई? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, यानी पहली ट्रेन की चाल, तो 60 + 20 / 2 यानी 40 किलोमीटर S1। सॉल्व कर दो, कितना हुआ 40 किलोमीटर, ये आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, देखो वैसे ऐड करोगे ना तो यहां कितना 60 और 20 कितना 80 / 2 40 किलोमीटर प्रति घंटे है ही नहीं भाई, नहीं किलोमीटर नहीं, गलत कर रहे हैं भाई, मीटर पर सेकंड में सब दिया, ध्यान दीजिएगा। ये मीटर में 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर सेकंड पर सेकंड में है ही नहीं है, तो मीटर पर सेकंड में नहीं है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। पता है बच्चे को पता है, क्या पता है कि 40 मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 18/5 से गुणा करोगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से, ये उल्टा करेंगे तो 5 से 5 8 40, 18 8 144 यानी 144 किलोमीटर पर आवर। यस क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा तो बिल्कुल भाई आप लोग बहुत सही लगा रहे हैं। एक बार जरूर लाइक करिए, बहुत सारे लोग जो है और थोड़ा सा जो है और लोगों को शेयर करिए। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मज़ा आएगी। कुछ कमेंट भी लिखा करिए भाई, कमेंट लिखा का मतलब ये मत लिखा करिए कि नहीं समझ में आया, अरे कुछ पॉजिटिव सोचिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो पॉजिटिव ही रहिए। ओके
धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति इतना इतना दिया गया। ध्यान समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम 2/3 दैट ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम की बात करेंगे स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम का 2/3, यानी डाउन में 3 होगा, अप में 2 होगा। अगर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है तो देखते ही देखते हम क्या निकाल लेंगे, देखते ही देखते निकाल लेंगे स्टिल वाटर में स्पीड। पहले ध्यान दो, जाने में और आने में डिवाइड बाई 2 अगर हमें जरूरत है तो, धारा की चाल जाने में माइनस आने में डिवाइड बाई 2, ये सबको पता है। अगर जाने और आने में चाल का अनुपात दिया है तो पता है शांत जल में क्या होगा, चाल जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2, और धारा की चाल जाने और आने में घटा के डिवाइड बाई 2, सबको पता। एक दिया, बाकी हम अपने मन से लिख लिए। लेकिन निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टिल वाटर एंड टू द एवरेज स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। हमें करा है कि स्टिल वाटर में स्पीड, तो स्टिल वाटर में तो पता है 3 2 5/2, यानी 5/2। रेशियो में तो रेशियो ही निकालना ही है, कोई बात नहीं, एक्स नहीं मानना है। अच्छा, द एवरेज स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ओहो ध्यान समझिएगा, एवरेज स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में एवरेज स्पीड, कुछ लोग ऐसे करेंगे कि एवरेज स्पीड का मतलब जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाय 2। नो 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 नो, कहने का मतलब ये फिक्स दूरी की बात करी, यानी 3 की स्पीड से गया होगा, 2 की स्पीड से वापस आया होगा। डाउन स्ट्रीम में 3 और अप स्ट्रीम में 2, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। याद करो वो फॉर्मूला, एक लड़का घर से स्कूल जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, आता है 20 किलोमीटर की स्पीड से, औसत चाल क्या होगा। 3 तरीके थे, ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं एक लड़का घर से स्कूल, चलो मान लो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एक तो फॉर्मूला ही था 2 इंटू जाने में चाल और इंटू वापस आने में चाल डिवाइड बाई जाने और आने में जोड़ दोगे। दूसरा हमने ये बताया था कि दोनों का स्पीड का एलसीएम यानी 120 किलोमीटर दूरी मान लेंगे। 120 जाता है, 120 आता है, तो कुल जाने आने में 240 डिवाइड बाई जाने में समय, आने में समय डिवाइड कर दो, ठीक है। या एक्स से भी बताया था, फिलहाल उसको स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखिएगा। यहां जो जरूरत है वो करो, यहां क्या जरूरत है, फॉर्मूला ही लगा दो। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें जाने और आने में, चाहे 3 और 2, यानी इसका 6 किलोमीटर दूरी मान लें, 6 6 12 ऐसे कर दें, चलो 6 मान लेते हैं। 6 किलोमीटर दूरी मान लें, जाने में और आने में कितना, नहीं फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं बहुत सारे लोग क्लियर होगा। ओहो, जाने में 3 आने में 2, तो क्या करोगे 2 इंटू जाने में चाल डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में डिवाइड बाई डाउन और अप स्ट्रीम, और ये चाहे वैसे भी करोगे तो भी आएगा। 2 3 6 12/5 ये होगा, 12/5 ये होगा, 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना 24 है। यस 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 25/24, यस वेरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरेज स्पीड का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज स्पीड का मतलब ये होगा कुल दूरी बटा कुल समय, चाहे एक्स मानिए चाहे 3 और 2 का एलसीएम 6 किलोमीटर मान लिए, जाने और आने में 12, 6 को जाने में 3 की चाल से 2 और 6 को जाने में आने में 2 की चाल से 3, देखो 12/5 हुआ, वही एवरेज स्पीड हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, आसान सा क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है। फॉर्मूले जितने भी देखो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हमें ऐसे लगते हैं। बहुत आसान का मतलब आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत होती है, उसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत होती है। देखो एक समचतुर्भुज यानी एरिया ऑफ रोम्बस का मतलब इतना है, और रोम्बस मींस क्या हुआ भाई कि जिनकी ये डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दिस डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, भुजाएं सब बराबर होंगी, और इनका एरिया का फॉर्मूला सबको पता है। क्या पता है भाई, 1/2 यानी d1 इंटू d2। कैसे प्रूव होता है वो बता देंगे, फिलहाल अभी जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया दिया है 256 एक विकर्ण दूसरे का आधा है, चलो कोई बात नहीं, अगर मल्टीपल होता तो x मानना होता ना, अगर एक x होगा दूसरा कितना होगा, दूसरा विकर्ण हाफ x होगा। फॉर्मूला क्या होगा, ये पहला विकर्ण है दूसरा विकर्ण है, तो 1/2 d1 इंटू d2 एरिया होगा ना, देखो ये तो एरिया है, बराबर कर दिया। तो यहां से कितना x² इक्वल टू कितना हुआ 256 इंटू 4, यहां 2 दूनी 4, इधर आएगा x² हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x इक्वल टू √256 इंटू 4। हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं, 256 का 16 है, 4 का 2 है, 32 डायरेक्टली आ गया। x की वैल्यू 32, क्या कह रहा है डायगोनल का सम, ओहो पहला डायगोनल कितना है 32, दूसरा इसका आधा, तो 16 32 का सम कितना हुआ भाई 48। यस 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 48, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान था, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए एक तंबू की बात करें, हाँ तंबू की बात करेंगे। दिस
एक तंबू में 10.5 मीटर ऊंचे लंब वृत्तीय शंकु से बना है जिसके आधार का व्यास 13 मीटर है। एक तंबू में 8 आदमी हैं, तो प्रति आदमी औसत घन मीटर वायु व स्थान ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान समझिएगा, तो एक टेंट में अगर व्यक्ति है, देखो ये टेंट है, ये कॉनिकल टेंट है, आप लोग सबको पता है कोन की अगर हम बात करें, पहले ऐसे लिखेंगे ना, ये कोन की हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट का मतलब तिरछी ऊंचाई, ये रेडियस होगा। देखो जैसे हम लोग जो है कैंप लगाते हैं ना, तिरछा ऐसा होता है, उसी की बात करेंगे। एक कैंप में ऐसे कैंप लगाया गया, तिरछा समझिए ऊपर यहाँ पे। तो सबसे पहले रिलेशन आप लोग को पता है इसमें ये 90 डिग्री होगा, जो एल स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है, प्रूव किया पाइथागोरस थ्योरम से। फिलहाल अच्छा ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चा जानता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बार बार बच्चे बोल रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें बच्चा क्यों बोल रहे हैं, बड़े हो गए भाई, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर सबको पता है हाँ ओके। और इसका जो सरफेस एरिया का मतलब तंबू में कितना कपड़ा लगा है, तंबू में कितना कपड़ा लगा, ध्यान दीजिएगा, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि भाई जो कपड़ा लगा है और जो नीचे भी कपड़ा लगा है, यानी जो बेस एरिया है वो भी जोड़ोगे। बेस एरिया अगर सर्कुलर है तो पाई आर एल में सर्कुलर का मतलब पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हो ना, ये हो जाता है। फिलहाल हमें इससे मतलब है, क्यों कह रहा कि अगर तंबू है उसमें जो है तंबू पैक्ड है जिसके आधार पर इतना है, तंबू में 8 आदमी है, प्रति आदमी औसत घन मीटर कितनी, औसत घन मीटर का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम घन में आता है, मतलब जो तंबू लगाया गया है उसमें जितनी एयर है उसमें 8 आदमी के लिए एयर है, तो एक आदमी के लिए एयर कितना होगा, यानी जो तंबू लगाया गया है उस तंबू में लगाने में जितना एयर घिरा हुआ है, यानी तंबू में एयर घिरने का मतलब उसका आयतन, तो आयतन में 8 आदमी है तो 8 से डिवाइड करोगे, पर व्यक्ति कितना चाहिए वायु आ जाएगा। तो आसान है भाई, हम क्या करेंगे देखो ध्यान समझिएगा, पर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, पर पर्सन हमें करना टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 8 ना, बस वॉल्यूम आप लोग पता है, वॉल्यूम क्या पता है रख दो फॉर्मूले में, ये टफ नहीं दिए हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है ना, सब मॉडरेट वाले क्वेश्चन है। तंबू का ऊंचाई इतना दिया है, आधार का व्यास दिया है, व्यास का मतलब वो पूरा इसकी बात कर रहा ना, व्यास ये इसकी बात यहां तक, ये 13 दिया, तो रेडियस अपने आप व्यास का आधा होता है, 13/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख दो भाई, आयतन क्या होगा 1/3 पाई, वैल्यू दिया तो पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा, 22/7 नहीं कहेगा तो अभी, इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 13/2 इंटू 13/2 आर स्क्वायर, एच का मतलब कितना हुआ 10.5 डिवाइड बाई 8, यही सॉल्व कर दो आंसर हो गया। और सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल देखो, किससे सॉल्व होगा भाई, 2 से यहाँ 11 जाएगा, यहाँ 7 से कितना हुआ 7 एकम 7 7 5 35, ओ हो 3 से 3 5 15.5 हुआ ओके। और फिर उसके बाद जो है पॉइंट हटा दो, यहाँ घट गया 5 16, यहाँ नीचे 16 नहीं 32, ऊपर 11 13 इतना, मतलब 169 इंटू 11 डिवाइड बाई कितना 32, ध्यान दीजिएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 9 और 9 6 15, यहाँ 5 कैरी 1 6 7 1 8, ये हो गया 1, तो 189 डिवाइड बाई 32, ध्यान समझिएगा, इसको डिवाइड करोगे 189 डिवाइड बाई 32 का कितने गुना जाएगा, 32 का लगभग 5 160, 5 गुना जाएगा कन्फर्म है, 5 गुना जाएगा कन्फर्म, 160 25 बचा 259 यानी लगभग कितनी बार जाएगा भाई 9 बार जाएगा, 9 3 27 नहीं 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो यही वाला होगा, हमें लगता है चेक कर लीजिएगा, यही वाला होगा 58 3 होल 2/32, ये आएगा। इतना जो है इतने घन मीटर एयर चाहिए एक व्यक्ति को। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो वेरी गुड। 2 क्वेश्चन और है भाई, 20 क्वेश्चन लेके आए, हमने कहा 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक, तो 19वां जल्दी से बताएंगे भाई। इकाई त्रिज्या के 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते, तीनों वृत्तों को घेरने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम बाद में बताएंगे, बाद में अभी बता रहे हैं, पहले इसको देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा फीलिंग आएगी भैया ये लास्ट है, तो आराम से समझाएंगे। यदि 3x इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर बेसिक से है ना सबको पता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अच्छा कभी कभी ये रिवर्स निकाल लिया करो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिवर्स भी आपको याद होना चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर a प्लस बी की वैल्यू दिया हो, इसका स्क्वायर करो, ये इधर ले आओगे ना, -2ab हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब ये दोनों में अंतर है भाई, देखो a और b ऐसे लिखे हूं,
जैसे ए और बी ऐसे लिखे हूं x प्लस 1/x में, और ए और बी वैल्यू में लिखे अंतर है। क्यों? क्योंकि इस वाले में जो 2ab होता है, इसमें ab जो होता है वो कट जाता है 1 होता है, लेकिन सब में नहीं कटेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे वैल्यू रखना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है 3x माइनस 2x, आप लोग 3x को अगर हम a मान लें, ध्यान समझिएगा, और 2x को b मान लें, तो a का स्क्वायर ये होगा, b का और माइनस b का स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर माइनस का 4 इतना स्क्वायर का मान बताइए। हा। चलो फिलहाल हमें लगता है ये थोड़ा गलती दे दिया गया है, अभी आता है ऐसा मान आता है, लेकिन फिलहाल हम प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये है, नहीं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। ये प्लस के अकॉर्डिंग दिया गया है, माइनस में भी गलत नहीं है, माइनस में भी आता है, लेकिन ये माइनस वाला नहीं है, हम प्लस कर देते हैं, आसान होगा। क्यों? क्योंकि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे या a प्लस बी का होल, अच्छा ये तो माइनस वाला यार, ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों को। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 2ab बनेगा तो हम इसकी बात करेंगे, ये माइनस में दिया, प्लस में निकालना है। चलो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई? चाहे बोथ साइड जो है स्क्वायर कर दे तो भी आंसर आएगा, और चाहे दूसरा आंसर क्या आएगा भाई? देखो हमें a का मतलब 3x का होल स्क्वायर, b का मतलब 2x का होल स्क्वायर, यानी a क्या हो गया हमारा 3x, b क्या होगा 2a। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है ना? अभी लिखो ध्यान से, क्या वही लिखे था ना, अरे यार माइनस नहीं प्लस, और कितना प्लस का 2ab, प्लस का 2ab का मतलब क्या होगा? प्लस 2, a का मतलब कितना 3x, b का मतलब 2x। देखो कैंसिल हुआ, यहां से 25 और प्लस कितना हुआ? ध्यान देगा, 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 25 12 37, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। यहां पे बोले किसी को डाउट है इसमें? ये माइनस वाला दिया है और आप लोग ये माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला निकाल रहे हैं, तो माइनस वाला दिया होगा, प्लस वाला ऐसे करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ओरली आप लोग रिलेट कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा भाई, और कंफ्यूजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर है कि डाउट है? और कुछ लोग ऐसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर करेंगे भाई प्लस ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू a का मतलब कितना 3x वही है ना, और b का मतलब 2x बराबर कितना a प्लस b का मतलब 5 का स्क्वायर 25, यही करोगे ना, इसी की वैल्यू चाहिए, इधर लाओगे प्लस कर दोगे, तब भी यहाँ पे आ जाए 3 9 6 9 12, इतना आ जाएगा। 37 करेक्ट आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस यस यस, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आसान था इसलिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए, ये जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे उनको आसानी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इकाई त्रिज्या के 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, 3 इक्वल सर्कल्स यूनिट रेडियस टच ईच अदर। ओहो, एक रेडियस के पहले एक दूसरे को स्पर्श कराओ, ये स्पर्श सही से कराइएगा भाई, ये ऐसे कुछ होगा, चलो ऐसा कुछ होगा, फाइनली ऐसे करा दिया। हमें ये पता है सब तीनों बराबर वृत्त हैं, ये मिला दो, मिलाने का मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये ए बी सी, केंद्र अलग अलग हैं लेकिन केंद्र से परिधि की दूरी 1 1 1 1 1, और ये 1 1 1 है, तीनों बराबर हो गया। यानी ये जो है, जो ए बी सी है हमारा क्या है? ए बी सी हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इक्वलेटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर यूनिट होगा तो 2 सेंटीमीटर, ये पता है, लेकिन कह रहा फिर तीनों को घेरने वाले वृत्त पर इन तीनों को घेर दिया जाए। देखो ध्यान समझिएगा, तीनों को घेर दिया जाए, ओ ये अच्छे से घेरो, इसकी बात कर रहा। तीनों को घेरने वाले वृत्त का हमें क्या चाहिए भाई? क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा, आप लोग बताओ, ये सेंटर होगा, ये सेंटर किसका होगा? जूम, इसका जूम, ये तो हमें अगर ये सेंटर पता हो जाता सब निकाल लेंगे, और सब खेला सेंटर का है। अब सेंटर का है, देखो क्या करोगे, ध्यान से समझिए भाई। पहले तो ट्रायंगल है, हम डायरेक्टली निकालेंगे। ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो ट्रायंगल, इसको उल्टा बना दिए भाई, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी भुजा ए है, ये है, ये ए है, तो आप लोग पता है इसकी हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला भुजाओं के रिलेशन में क्या होता है? चाहे हम इसका a/2 कर दें ना, आधा कर दें, तो a के स्क्वायर में से a/2 घटा दो तो हाइट आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। या इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा होती है, सबको पता है ये। √3/2 इंटू भुजा
इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई होती है, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर √3/2 ऊंचाई होती है, यहां से ध्यान समझिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो इसकी हाइट हम निकाल लेंगे, तो h = √3/2 और इसकी साइड कितना, भुजा, भुजा का मतलब एक यूनिट का मतलब 2 है ना, भुजा 2 है, इसका मतलब √3 क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है, ऊंचाई है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई है और यहां बात करो, यहां से यहां से यहां से यहां से, अगर हम यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां सेंट्रल से ये मतलब उसके केंद्र से कोई बिंदु मिलते हैं सेंट्रल में, ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, मीडियन बोलते हैं, सॉरी सेंट्रॉयड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं इसके, ऐसा केंद्रक, तो केंद्रक ये केंद्रक बोलते हैं। और अगर पूरा मिला दोगे तो जो सेंटर से होता है और जो उसके आधार की तरफ होता है, रेशियो 2:1 का होता है ना, अगर याद हो, ये समझ में आ गया, अगर याद हो तो ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये अगर सेंटर है हमारा ना, ये है, ये है, ये है, तो केंद्र से ये अगर हम A यहाँ O मान ले, यहाँ B मान ले, C और यहाँ D मान ले, हम बोल दें AO/OD क्या होगा, 2:1 के अनुपात में होता है। ये आप लोगों को पहले पता है और इसलिए थ्योरम भी है। फिलहाल चलिए, फिलहाल हमें ये पता है, ध्यान समझिए, क्या पता है हमें, ये पूरा पता है, पूरा पता है, तो हमें ये पूरा यहां से, ध्यान समझिएगा, यहां से ये पता है, अगर यहां से ये पता हो गया तो ये और जोड़ दोगे, ये इतना और जोड़ दोगे और ये इतना और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा बड़े वाले की। तो पहले यहां से तो हम ये निकाल लें, तो यहां से ये निकालने का मतलब जो सेंट्रॉयड है, मतलब अगर हम इसको P मान ले, P से B जो सेंट्रॉयड है, ध्यान समझिएगा, P से B जो सेंट्रॉयड है वो है कितना, वो भाई है ये पूरा जो है ये √3 है, मतलब 2:1 के अनुपात में, यानी 3 की वैल्यू √3 है, और ये यहां से मतलब सेंटर से ये वाला पार्ट 2 होता, 2 भाग की वैल्यू, कहोगे भैया 2√3 है, 2√3 क्या है, ये इस केंद्रक से ये, और ये तो ऑलरेडी पता है 1 सेंटीमीटर ना, ध्यान समझिएगा, ये तो इस तरफ 1 सेंटीमीटर है ही है ना, तो जो बड़े वाले सर्कल का है रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, 2/√3 सेंट्रॉयड और प्लस 1 जोड़ दो, बड़े वाले त्रिज्या की, बड़े वाले रेडियस की त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या हो गई तो एरिया निकाल सकते भाई, सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी क्या होगा, πr² होगा, तो कर दो, πr² का मतलब कितना है, देखो 2 इसको जोड़ दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, 2 + √3/√3 ना, इसका स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऐसा आंसर दिया नहीं गया है। अच्छा, दिया नहीं गया तो कोई बात नहीं, कैसे करोगे भाई, ध्यान समझिएगा, नहीं दिया गया है तो मतलब ये √3 बाहर निकाल दो, यानी ऊपर का भी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं ना π/3, √3 बाहर आ गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर, क्या दिया है, π/3, π/6, 2 + √3, ये π/3 यहाँ गलती से हो गया होगा, हमें लगता है ये है π/3, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके, देखो यहां से पूरा निकाल लिया, हाइट हुआ, हाइट, और यहां से इसके सेंटर पे ये सेंट्रॉयड हो गया, केंद्रक होगा, ये वाला 2 वाला भाग निकाल लिया, पूरा रेडियस जोड़ लिया, रेडियस जोड़ लिया, पूरे सर्कल आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए भाई, यहां से हम लोग नेक्स्ट सम में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि जब तक एग्जाम हो रहे हैं तब तक जो है यूपीएसआई और यूपी पुलिस, देखो नाम दे दिया था हमने, यूपीएसआई यूपी पुलिस की बात करेंगे, दूसरा जो है बात करेंगे सीजीएल की भी, सब सारे अर्थमेटिक और एडवांस के कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हैं वो आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। एग्जाम में जो आए होंगे और बाकी जो मॉडल पेपर हैं तो वो रटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए भाई। थैंक यू।